हिस्ट्री का चैप्टर 12 पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, नए साम्राज्य एवं राज्य। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में क्या पढ़े थे कि जैसे मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ, उसके बाद भारत पे बाहरी राज्यों का आक्रमण होना शुरू हो गया, जिसमें कुषाण हो गए, क्या यूनानी हो गए, शक हो गए, ये सभी लोगों ने क्या किया, भारत के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया और भारत पे आक्रमण करके भारत को कब्जाना शुरू किया। और वो आए कहाँ से थे, तो आए थे भारत के नॉर्थ वेस्ट से, यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग से भारत पे अटैक करना शुरू किया। और आते आते इन लोगों ने मगध पे भी क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, यानी कि मगध साम्राज्य पे भी कुषाणों तक का शासन हो गया था, यानी कि कुषाण भी मगध पे शासन करना आरंभ कर दिए थे। उसी के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि इन लोगों का भी पतन होता है और उसी के साथ एक नए वंश का, यानी कि मगध पे एक नए वंश का शासन प्रारंभ होता है और वो वंश है गुप्त वंश। यानी कि उस समय किस वंश का शासन होना शुरू होता है, तो गुप्त वंश का शासन प्रारंभ होता है। यानी कि जब कुषाण हो गए, यूनानी हो गए, शक हो गए, इन सभी का जो शासन है धीरे धीरे खत्म हुआ और बाद में एक नए वंश का मगध पे शासन प्रारंभ होता है। उसको पढ़ने से पहले ये थोड़ा सा एक टॉपिक है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या है कि बिहार दर्शन कार्यक्रम अंतर्गत छात्रों एवं शिक्षकों का एक समूह भ्रमण करते हुए नालंदा महाविहार पहुंचा। जैसा कि आपको पता होगा कि नालंदा क्या था, नालंदा में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, जहाँ पे विदेशों से, भारत में प्राचीन समय में विदेशों से जो स्टूडेंट्स है वो बिहार में पढ़ने के लिए आते थे। सोच के देखिए, आज बिहार का एजुकेशन के मामले में स्थिति थोड़ा खराब है, लेकिन प्राचीन समय में क्या था कि बिहार में विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। और वो कहाँ पे आते थे, तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। ये नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स और शिक्षक क्या करते थे, पठन पाठन का कार्य करते थे। और क्या करा है कि महावीर को देखते ही, महाविहार, सॉरी ये महाविहार है, महाविहार को देखते ही, महाविहार, विहार का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, महाविहार, विहार बोलते हैं। और जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में बौद्ध भिक्षु अगर हैं तो उसको क्या बोलेंगे, महाविहार बोलेंगे। तो क्या करें कि महाविहार को देखते ही छठी कक्षा के छात्र मुकेश के मन में कई सवाल उठने लगे। अब इसको जब देख रहा था, घूमने के लिए गया था नालंदा में और नालंदा विश्वविद्यालय को देखा, तो मुकेश एक लड़का है क्लास 6 में पढ़ने वाला, उसके मन में क्या विचार उठता है, क्या सवाल उठता है कि इस महाविहार को बनाने वाले कौन थे, यानी कि इसकी स्थापना किसने किया था। जब यह बना होगा तो कितना सुंदर दिखता होगा, आज तो ये टूट गया। यानी कि इसको बख्तियार खिलजी है, वो क्या किया था कि एक मुस्लिम शासक था, आक्रमणकारी था, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। जब वो बिहार पे अटैक करता है लगभग 1300 ईस्वी में, तो वो क्या करा है कि 1298 से 1300 ईस्वी के बीच में ये क्या करता है, बिहार के ऊपर अटैक करता है और ये नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सभी में क्या करता है, तोड़फोड़ मचाता है और इन सब में आग लगा देता है। कौन, बख्तियार खिलजी। तो इसी से क्या हो गया, ये टूट गया, ऐसा हो गया। तो क्या करा है, तो ये सोच रहा था जो मुकेश है, वो क्या सोच रहा था कि इस महाविहार को बनाने वाले कौन थे, कौन बनवाया था, जब ये बना होगा तो कितना सुंदर होगा, यहाँ कौन कौन लोग रहते थे और वो क्या करते थे। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है, जब हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ेंगे तब जाकर के हमें ये जो चैप्टर है और ये सारे जो क्वेश्चंस है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन बनवाया था और जब ये बना था तो कैसा था, यहाँ पे कौन कौन से कार्य होते थे, कहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी यहाँ पे, इन सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तब हमें पता चलेगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग क्या पढ़े हैं कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि मौर्यों ने सबसे पहले पूरे भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मौर्य साम्राज्य जो था वो भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान के आगे वाले एरिया तक, यानी कि काबुल कंधार तक और यहाँ से लेकर के बंगाल हो गया और नीचे साउथ तक अगर देखा जाए तो कृष्णा गोदावरी वाला जो एरिया था वहां तक, यानी कि पूरे क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो पूरे क्षेत्र पे क्या था, मगध, ये मौर्यों का शासन था, ठीक है ना। ये पूरे भारत में ये देखा जाए तो ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान वाला एरिया भी किसके कब्जे में था, मौर्यों के कब्जे, यानी कि पूरे इतने बड़े हिस्से पे मौर्य साम्राज्य का शासन चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे इसके जो मौर्य साम्राज्य के जो परवर्ती शासक हुए, परवर्ती मतलब कि अशोक जो शासक था, मौर्य साम्राज्य का, यानी कि मौर्य वंश का शासक था अशोक के बाद जितने भी उसके वंशज आए वो सब कमजोर निकले और उसके बाद मौर्य साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और उसके बाद बाहरी जो आक्रमणकारी वो आक्रमण करते हैं, जैसे शक हो गया, कुषाण हो गया, यूनानी हो गया। सबसे पहले यूनानी अटैक करते हैं, फिर उसके बाद शक अटैक करते हैं, उसके बाद कुषाण अटैक करते हैं और अटैक करके मगध पे कब्जा कर लेते हैं। अब इसी तरीके से गुप्त शासकों ने भी 3री शताब्दी में उत्तरी भारत में एक नए राज्य की नींव डाली जो आगे चलकर एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। अब हम लोगों ने देखा कि कुषाण ये लोग शासन किए, उसके बाद कुषाण लोग भी क्या हो गए, उनका भी पतन हो गया। उसके बाद एक नए वंश का उदय होता है जिसको क्या बोलते हैं, गुप्त वंश। क्या बोलते हैं, गुप्त वंश का उदय होता है। और गुप्त वंश की स्थापना करने वाला कौन था, श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त। अब देखो क्या करा है कि गुप्त वंश, और ये गुप्त वंश फिर से क्या करता है कि जो मौर्य साम्राज्य के समय में जो भारत का जितना हिस्सा था लगभग उतने बड़े हिस्से पे फिर से क्या करता है, मौर्य साम्राज्य का गुप्त साम्राज्य का स्थापना करता है। और क्या करा यहाँ पे कि परिवर्तित हो गया। इस साम्राज्य का भारत के राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। तो क्या करा है कि इनके पूर्वज श्रीगुप्त और घटोत्कच संभवतः इनके पूर्वज जो थे वो श्रीगुप्त और घटोत्कच संभवतः सामंत अधीनस्थ
के ही शासक थे। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके अपने सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति को क्या किया था, प्रभावशाली बनाया था। तो सबसे पहले यह समझना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त को माना जाता है। यानी कि गुप्त वंश की स्थापना करने वाला कौन था, श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का ही जो वंशज था वो कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसके बारे में हम लोग मौर्य साम्राज्य के मौर्य वंश में पढ़े थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त दूसरा है। ये गुप्त वंश का शासक है। यानी कि इसने भी अपने बेटे का नाम क्या रख दिया, चंद्रगुप्त रख दिया, और इसका क्या नाम हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम भी जो था वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था, और ये क्या किया था कि अपने साम्राज्य को बहुत बड़े हिस्से में, यानी कि बहुत से राजाओं को युद्ध में हरा करके उनके क्षेत्र को कब्जा करके अपने साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था। और ये क्या किया था कि चंद्रगुप्त लिच्छवी राजकुमारी से क्या किया था, विवाह किया था, और विवाह करके क्या किया था कि अपने सामाजिक और राजनीतिक रूप से क्या अपने आप को बनाया था, प्रभावशाली बनाया था। हम लोग देखते थे क्या कि कोई भी राजा अपने आप को प्रभावशाली और अपना प्रभाव जमाने के लिए क्या करते थे, एक दूसरे साम्राज्य के राजकुमारी से शादी करते थे, जिससे उनका क्या हो जाता था, वहां के राज्य से अटैक होना क्या हो जाता था, बंद हो जाता था, क्योंकि वो एक रिश्ते में बदल जाता था। अब क्या करें कि उसी के बाद एक शासक होता है जिसका क्या नाम है, समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो दूसरा शासक बनता है वो कौन बनता है, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। क्या करें कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था, और इसके बारे में राजकवि हरिसेन द्वारा लिखित एक प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। तो हमें समुद्रगुप्त के बारे में कैसे पता चलता है, तो हर एक राजकवि थे जिनका क्या नाम था, जो राजकवि हरिसेन है वो किसके दरबार में रहते थे, समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और वही समुद्रगुप्त के बारे में एक प्रशस्ति पे, प्रशस्ति करने का मतलब क्या है, एक मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक टुकड़ा है, एक पत्थर का टुकड़ा या फिर धातु का टुकड़ा जिसके ऊपर कुछ राजा के बारे में लिखा हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रशस्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रशस्ति। अब यहाँ पे क्या करें कि जो राजकवि हरिसेन थे वो समुद्रगुप्त के बारे में, और सबसे पहले ये हमें जानना है कि समुद्रगुप्त कब से कब तक शासन किया, तो ये 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक शासन किया। अब हम लोग ईस्वी में आ गए हैं, पहले हम लोग ईसा पूर्व के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ईस्वी के बारे में। तो ईस्वी और ईसा पूर्व के बारे में आई होप अगर आप चैप्टर 1 से पढ़ रहे हैं, इस वीडियोस को देख रहे हैं लगातार, तो आपको पता चल गया होगा कि ईस्वी क्या होता है और ईसा पूर्व क्या होता है। तो अब हम लोग ईस्वी में प्रवेश कर गए हैं। अब क्या करेंगे, समुद्रगुप्त कब से कब तक शासन करता है, तो 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक शासन करता है। और ये क्या कर रहा है कि इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, तो जो राजकवि हरिसेन है द्वारा लिखित प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, और इस प्रशस्ति को और किस नाम से जानते हैं, प्रयाग प्रशस्ति। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछता है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है, तो हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है, जिसको किसने लिखा था, जो राजकवि इसके थे हरिसेन वो लिखे थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के बारे में एरन अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में है, तो एरन कहां पे है, मध्य प्रदेश में, तो वहां के अभिलेख से भी हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, और विभिन्न प्रकार के सिक्कों आदि से भी जानकारी मिलती है। यानी कि समुद्रगुप्त के समय में जो भी सिक्के जारी किए गए थे उन सिक्कों के अध्ययन से भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे आप गुप्त वंश की वंशावली देख सकते हैं। तो सबसे पहले श्रीगुप्त, यानी कि गुप्त वंश की स्थापना करने वाला कौन था, श्रीगुप्त था। और गुप्त वंश की स्थापना कब हुआ था, 240 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 240 ईस्वी में, 240 ईस्वी में किया था, इस ईसा पूर्व गलती से बोल दिए। तो क्या करें कि श्रीगुप्त गुप्त वंश की स्थापना कौन किया था, श्रीगुप्त किया था। अब देखो उसके बाद घटोत्कच आता है। श्रीगुप्त के बाद कौन शासक बनता है, घटोत्कच। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त क्या बनता है, शासक बनता है। तो इस तरीके से इसका क्या है, वंशावली है। यहाँ पे आप देख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, अब जब हम प्रयाग प्रशस्ति पढ़ते हैं जिसमें हमें समुद्रगुप्त के बारे में क्या मिलता है, जानकारी मिलता है, तो जब हम प्रयाग प्रशस्ति पढ़ते हैं तो उसके अनुसार उसमें क्या क्या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो लिखी हुई है। जब हम लोग प्रयाग प्रशस्ति पढ़ेंगे तो हमें किस चीज के बारे में जानकारी मिलता है, तो पहला बात ये, पहली चीज तो जो हमें जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति को पढ़ने से, वो क्या मिलता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के शासकों को पराजित कर सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कि जो आर्यावर्त के जितने भी शासक थे उनको पराजित किया, उनको हराया युद्ध में, और उनको अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कि बोला कि अब हम तुम्हारे ऊपर क्या है, मेरा कब्जा हुआ। कौन बोला, समुद्रगुप्त। इस क्षेत्र के 9 शासकों को इसने पराजित किया था। तो यानी कि अगर बात किया जाए तो आर्यावर्त के जितने भी क्षेत्र थे उनमें कितने शासकों को इसने पराजित किया था, तो 9 शासकों को पराजित किया था। हमें ये जानकारी कहां से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, अब प्रशस्ति बता दिए कि एक क्या है, एक प्लेट बोल सकते हैं, एक पत्थर का टुकड़ा बोल सकते हैं, जिसके ऊपर क्या है, इन सारी चीजों के बारे में लिखी हुई बातें हैं। आगे दूसरा हमें क्या जानकारी मिलता है कि दक्षिण के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित कर समर्पण के लिए मजबूर किया। यानी कि दक्षिण के, यानी कि साउथ इंडिया की अगर बात किया जाए, साउथ इंडिया में, यानी कि साउथ में अगर बात किया जाए तो साउथ के भी जो राजा होते थे उनको भी इसने क्या किया था, हराया था, और उनको क्या किया था, समर्पण करने के लिए, पराजित कर समर्पण करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इन राज्यों को पुनः स्वतंत्र कर दिया। और ये भी मतलब जब इनको हराया, यानी कि जो साउथ के राजा थे, इन सभी को हरा करके बोला कि आप हमारे अंदर में क्या कीजिए, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप हार चुके हैं। और बाद में यानी कि एक राजा एक ऐसा स्थिति होता है कि राजा क्या करेगा, मान लीजिए ये राजा ये इस क्षेत्र के राजा को हरा दिया और इसके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लेता था। लेकिन यहाँ पे साउथ वाले जितने भी राजे थे इनको समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि यहाँ के जो राजा होते थे इनको हराया। हराने के बाद बोला
कि ठीक है, हम ये राज्य, आप तो हार चुके हैं, हम ये राज्य आपको वापस दे देते हैं, लेकिन एक ही शर्त पे देंगे कि आपको समय समय पे कर देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स देना पड़ेगा। आप जैसे पहले शासन कर रहे थे, आप शासन वैसे ही करिए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक मतलब वार्षिक रूप से या फिर छमाह रूप से, यानी कि छमाही के तौर पे, यानी कि 6 महीने पे, हर एक 6 महीने पे क्या करना पड़ेगा, आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स नहीं दीजिएगा तो हम आपको वंचित कर देंगे। तो इस तरीके से तो जो राजा हारा हुआ होता था वो ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता था। तो ये जो नीति थी वो कहां पे अपनाया था, साउथ में, यानी कि दक्षिण के शासकों के लिए अपनाया था। और क्या करा कि तीसरा जो हमें जानकारी मिलती है कि वन क्षेत्र के राजा को आठवीं प्रदेश के राजा के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि जो वनों में, यानी कि जंगलों के जो राजा होते थे, यानी कि वैसे राजा जिनका जो क्षेत्र होता था वो वनों वाला होता था, जंगलों वाला होता था, तो वैसे राजा को क्या कहा जाता था, आठवीं कहा जाता था। कैसा कहा जाता था, आठवीं राजा या फिर आठवीं प्रदेश के राजा कहा जाता था। और इन क्षेत्रों का जो विस्तार होता था वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर के मध्य प्रदेश के जबलपुर तक था। यानी कि आठवीं प्रदेश कौन कहलाता था, यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर के मध्य प्रदेश के जबलपुर तक का जो क्षेत्र था उसको आठवीं प्रदेश कहते थे। और इन क्षेत्रों में जो राजा शासन करते थे, जो अपने मतलब वो संभवतः कैसे होते थे, तो वो अपने कबीले के सरदार होते थे, को भी समुद्रगुप्त ने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और इन्हें सेवक या परिचारक का दर्जा प्रदान किया। यानी कि आठवीं प्रदेश के जो शासक होते थे, यानी कि एक तरीके से कबीले के जो सरदार होते थे, इनको भी समुद्रगुप्त ने हराया और बोला कि आपको भी मेरी जो अधीनता है वो स्वीकार करनी पड़ेगी। और इनको क्या बोला कि आप क्या, इन्हें सेवक या परिचारक का दर्जा दिया और इनके साथ समुद्रगुप्त ने अपेक्षाकृत नरम व्यवहार किया। तो ये पता चलता है। उसके बाद चौथा चीज जो हमें पता चलता है कि भारत के सीमावर्ती राज्यों ने भी उपहार व राजनिष्ठा का प्रमाण देकर समुद्रगुप्त के सामने क्या किया था, आत्मसमर्पण किया था। यानी कि इसके साम्राज्य के जो पड़ोसी राज्य थे वो भी माना कि हाँ भाई आप बहुत महान है, आप बहुत शक्तिशाली हैं, हम आपके सामने क्या करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं और हम भी आपको उपहार देंगे। यानी कि डर के माहौल, मतलब डर करके जो राजा होते थे कि ऐसा ना हो कि समुद्रगुप्त हमारे ऊपर भी क्या कर दे, अटैक कर दे और हमारे साम्राज्य को जीत ले। इससे पहले है कि हम उसके सामने जाकर के आत्मसमर्पण कर दे और जो भी धन है, उपहार है, वो उसके रूप में ले जाकर अगर उसको देते हैं तो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा और हमारे साम्राज्य के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो सीमावर्ती राज्य होते थे उनके राजा भी आत्मसमर्पण किया और उपहार और राजनिष्ठा प्रदान की। इन राज्यों में पूर्व की ओर कामरूप यानी कि असम और बंगाल का कुछ भाग और नेपाल, उत्तर पश्चिम की ओर मालवा, अर्जुनायन, योधे, अम्भीर आदि कई गण संघ शामिल थे। यानी कि अगर सीमावर्ती राज्यों का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या हो गया, कामरूप हो गया, जो कि असम वाला क्षेत्र है, यानी कि असम वाला जो राज्य है उसको किस नाम से जाना जाता था, कामरूप के नाम से। और बंगाल का कुछ भाग और नेपाल के जो राज्य थे उन लोगों ने भी जो समुद्रगुप्त का शासन है उसके अधीन समर्पण किया। उत्तर पश्चिम की ओर अगर बात करें तो मालवा राज्य हो गया, अर्जुनायन हो गया, योधे हो गया, आम्भीर हो गया आदि कई गणसंघ शामिल थे, यानी कि छोटे छोटे राज्य थे। इन लोगों ने भी समुद्रगुप्त के सामने क्या किया, अपना आत्मसमर्पण किया। और ये शासक उपहार प्रदान करते थे, किसको प्रदान करते थे, राजा को, और राजा की आज्ञाओं का पालन करते थे एवं दरबार में उपस्थित भी होते थे। यानी कि अगर राजा बोला, अगर समुद्रगुप्त बोला कि आपको मेरे राज्य में आना है, आपने जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है, यानी कि ऑर्डर देता था और बोलता था कि आपको इस तरीके से रहना है, और ये लोग डर के मारे रहते भी थे। और पांचवा चीज जो हमें प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है, यानी कि वो जो अभिलेख है, वो जो प्रशस्ति है जो प्रयाग में है, उसको अगर अध्ययन करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि बाहरी क्षेत्रों के शासक जो शायद शको एवं कुषाणों के वंशज एवं सिंहल प्रदेश के शासक थे, इन सबों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की तथा वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इनकी विदेश नीति पर समुद्रगुप्त का प्रभाव था। यानी कि अब हम लोगों ने देखा था कि भारत पे क्या क्या था कि जो शक और कुषाण शासकों ने यहाँ पे आक्रमण किया था और यहाँ के साम्राज्यों को अपने अधीन क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में जब समुद्रगुप्त आया, जब मगध पे गुप्त वंश का शासन प्रारंभ होता है, तो इसका जो शासक समुद्रगुप्त था बहुत ही शक्तिशाली था। तो इनके जो पूर्वज थे, यानी कि इनके बाद में, यानी इनके जो वंशज हुए, यानी कि बाद में जो इनके वंशज हुए, किसके, अगर मान लीजिए कि इनका जो शक और कुषाण वंश के जो शासक थे उनके वंशज तो होंगे, छोटे छोटे राज्यों पे शासन कर रहे होंगे, तो ये लोग भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार किए। यानी कि बाद में जो लोग बच गए थे, इनके शासक के जो वंशज बच गए थे, ये लोगों ने भी क्या किया था, समुद्रगुप्त की जो अधीनता थी उन लोगों ने भी बोला कि हाँ हाँ ठीक है, हम समुद्रगुप्त आपकी बातों को हम क्या करेंगे, मानेंगे। और साथ ही साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, जिससे कि इनके जो मतलब मैत्रीपूर्ण एक वातावरण, एक व्यवहार बना रहे। इस तरह आप देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने उपरोक्त विजित प्रदेशों के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई। जहां इसने आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत के राज्यों को सीधा अपने नियंत्रण में लिया, वहीं दूर के राज्यों जैसे आठवीं प्रदेशों के साथ नरम व्यवहार किया, जो उसकी बुद्धिमत्ता का सूचक है, क्योंकि उस समय संपूर्ण भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं था। तो आप सोचेंगे कि समुद्रगुप्त इन दक्षिण के राज्यों को, यानी कि जो दक्षिण के राज्य थे, इनको हरा करके इनके क्षेत्रों को वापस क्यों लौटा दिया। यानी कि इस क्षेत्र में अगर जब समुद्रगुप्त अटैक किया तो यहाँ के जो राजा थे, इन यहाँ के राजाओं को हरा करके और इनके साम्राज्य को वापस कर दिया। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया के, यानी कि इस क्षेत्र के जो राजा थे, इनके राज्यों को हरा करके, इन राजाओं को हरा करके इनके क्षेत्रों को अपने कब्जे में क्यों लिया। तो यहाँ पे आपको क्या देखना होगा कि हम लोग देखे थे कि मौर्य साम्राज्य के समय में पूरे क्षेत्र पे क्या था, मौर्य वंश का शासन था। लेकिन जैसे ही सेंट्रल पोजीशन जब कमजोर होता है, यानी कि जब जो केंद्रीय जो नेतृत्व जो है, यानी कि जो राजा होता है, अगर वो कमजोर होता है तो इसके
क्षेत्र हमेशा तुरंत टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, यानी कि इतने बड़े क्षेत्र पे शासन करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए समुद्रगुप्त क्या था, बहुत चालाक था, बहुत समझदार था। उसने बोला कि ठीक है, एक तरीके से अगर ये टूट गए और फिर हमसे अगर हमारे कब्जे में नहीं रहे तो ये क्या करेंगे, टैक्स भी इनसे नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छा है कि इनको हराओ और इनको हरा करके बोलो कि शासन तुम ही करो, लेकिन इनसे टैक्स मिलता रहेगा। तो ये उसकी बुद्धिमानी थी। ठीक है, अब हमें पढ़ना है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक बनने से पहले इसका पिता रामगुप्त था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता कौन था, रामगुप्त, और रामगुप्त शासन कर रहा था। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, अपने पिता को हटा करके इसको मार दिया। और मारा क्यों, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो इसको जानेंगे कि अपने पिता को क्यों मारता है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता रामगुप्त को क्यों मारता है, और उसको इसलिए मारता है, इसकी कायरता के लिए मारता है, क्योंकि इसका जो पिता रामगुप्त है वो बहुत ही कायर था। और वो कायर कैसे था, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो क्या करा है कि जो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटा करके इसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। इसने शक आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा की। तो फ्रेंड्स, कहानी कुछ ऐसी है कि जैसा कि आपको पता होगा कि जो विदेशी शासक है, यानी कि जो शक, कुषाण, यूनानी, ये बहुत सारे लोग क्या किया करते थे, यहाँ पे आक्रमण करते थे। तो इस समय शकों का आक्रमण हो रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि जब यहाँ पे रामगुप्त जब शासक था, यानी कि समुद्रगुप्त के बाद शासक कौन बनता है, रामगुप्त। अब जब रामगुप्त यहाँ पे शासन कर रहा था तो एक शक शासक था, बाहरी विदेशी शासक जो था शक, वो क्या था कि रामगुप्त को मजबूर किया। क्या मजबूर किया, बोला कि हम तुम्हारे साम्राज्य के ऊपर अटैक नहीं करेंगे जब तुम अपनी पत्नी को मेरे सामने सौंपोगे। देखो यहाँ पे क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गद्दी पर इस तरह अधिकार जमाया गया। और कैसे जमाया गया, क्योंकि शकों के द्वारा जब साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न किया गया, यानी कि जो शक शासक थे, यानी कि जो शक शासक थे, उनकी जो आर्मी थी, वो जब ये गुप्त साम्राज्य के ऊपर अटैक करने वाले थे तो इसके सामने एक संकट खड़ा हो गया। अब इसमें क्या शर्त रखा, उत्पन्न किया गया, तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने का निश्चय किया। तो इसका जो शकाधिपति था, यानी कि जो शकों का जो सरदार था, वो क्या बोलता है रामगुप्त से कि अगर तुम अपनी पत्नी को, जो कि बहुत ही क्या थी, सुंदर थी, तो उसको देख करके क्या बोलता है कि अगर तुम मेरे सामने सौंपोगे तब जाकर के हम तुम्हारे साम्राज्य के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो ये सुन करके तो सोच करके देखो कि ये जो रामगुप्त है ये क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। यानी कि क्योंकि शकाधिपति ध्रुव देवी की सुंदरता पर आसक्त थे और चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की कायरता पर काफी क्षुब्ध हुआ। क्यों, क्योंकि इसने उसको सौंपने का निश्चय किया, यानी कि बोल दिया कि ठीक है हम क्या करेंगे, जो ध्रुव देवी है इसको हम तुम्हें सौंप देंगे। तो ये देख करके जो चंद्रगुप्त द्वितीय वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने क्या किया, तब इसने प्लान बनाया, क्या सही बात है। तो ठीक है, तो अब ये क्या करता है कि ध्रुव देवी की भेष बना करके, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि शकाधिपति का जो किला था, किला नहीं बोल सकते, यानी कि उसके जो आर्मी का जो कैंप था वहां पे जाता है, यानी कि जहां पे शकों का जो सरदार बैठा हुआ था, जहां पे ध्रुव देवी को लेकर के जाना था, वहां पे तो ध्रुव देवी को न बैठा करके उसके जगह पे चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है, ध्रुव देवी का भेष धारण करता है और धारण करके शकाधिपति के किले में जाता है, यानी कि जहां पे वो रह रहा था, जो बुलाया था, वहां पे जाकर के क्या करता है कि इसने ध्रुव देवी का भेष धारण कर शक शिविर गया, जहां पे शकों का सरदार था, और शकाधिपति की हत्या कर दी। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की भी हत्या कर दी। अब ये गुस्सा हो गया, बोला कि तू कैसे ऐसा कर सकता है, इतना कायर कैसे तो हो सकता है। और इस तरीके से रामगुप्त की हत्या कौन कर देता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसको मार करके गद्दी पर कब्जा करता है, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। और उसके बाद ध्रुव देवी से खुद विवाह कर लेता है। तो ये तरीका था, ये प्रक्रिया था, यानी कि ये घटना थी। और इस तरीके से जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो अपने पिता रामगुप्त को मार करके क्या कर लेता है, अपने गद्दी पे कब्जा कर लेता है। अब दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह अवस्था में चंद्र नाम से एक शासक का उल्लेख मिलता है, उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही समझा जाता है। यानी कि अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें मिलती है दिल्ली स्थित मेहरौली लौह स्तंभ है, यानी कि मेहरौली लौह स्तंभ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से इस पे एक चंद्र नाम का शासक के बारे में लिखा हुआ है। और हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही बात की जा रही है। ठीक है, अब क्या करा है कि अब इसमें क्या लिखा है कि इस लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को एक वीर राजा के रूप में याद किया गया, जिसने पूर्व में बंगाल और पश्चिम में बलूचिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पूर्व में बंगाल और इधर बात करें तो बलूचिस्तान तक, यानी कि इस वाले एरिया तक, और यहाँ तक देखें तो ये बंगाल वाला एरिया हो जाता है, ये उत्तर में, और यहाँ पे ये कुछ बंगाल वाला और बिहार वाला एरिया है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही शक्तिशाली राजा के रूप में याद किया जाता है, लिखा हुआ है इसमें। इसके बारे में बताया जाता है कि बहुत ही शक्तिशाली राजा था, एक वीर राजा था, और इसका जो साम्राज्य था वो पूर्व में बंगाल और पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। अपने पश्चिमी भारत में समुद्रगुप्त के बाद पुनः अभियान चलाकर गणराज्यों के अस्तित्व को समाप्त कर डाला। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मौर्य साम्राज्य के बाद, मौर्य साम्राज्य के टूटने के बाद छोटे छोटे राज्य क्या हो गए थे, उभर करके सामने आ गए थे और अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली ये लोग क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। लेकिन समुद्रगुप्त के बाद, यानी कि इन सब को कुषाण, उसके बाद कुषाणों ने शासन किया। कुषाण जब बिखरे, यानी कि उनका जब पतन हुआ, तो गुप्त साम्राज्य का शासन प्रारंभ होता है। और उन्हीं में से सबसे जो शक्तिशाली राजा था वो कौन था, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त भी इन जो छोटे छोटे साम्राज्य अपने अपने तरीके से बन चुके थे, इनको हराता है, इनके शासकों को हरा करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो गुप्त साम्राज्य है उसकी स्थापना करता है। उसके बाद जब समुद्रगुप्त के बाद
चंद्रगुप्त द्वितीय भी इसी काम को जारी रखता है और ये लोग भी जितने भी छोटे छोटे गणराज्य बना करके शासन कर रहे थे इन सबको हराता है और फिर से इनको गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लेता है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखो चंद्रगुप्त द्वितीय का समय शक्ति और समृद्धि का सूचक था। इसने पहले अभियान में पश्चिमी भारत जो कि मालवा, गुजरात एवं सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त की। यानी कि आप देखेंगे कि ये भारत का अगर मैप यहाँ पे ड्रॉ करते तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? गुजरात। और इधर वाला जो हिस्सा है ये मालवा का नाम से जाना जाता है और ऊपर आप यहाँ पे बिहार देख सकते हैं, ये यूपी है। तो क्या करें कि इस क्षेत्र में भी यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में भी क्या करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय एक सैन्य अभियान चालू करता है और यहाँ के जितने भी राजा हैं इन सभी को क्या कर देता है? हराता है और इनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। और इस विजय के फलस्वरूप खंभात एवं सोपारा के बंदरगाह गुप्तों के नियंत्रण में आ जाते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा कि ये है गुजरात और गुजरात से ये क्या है? अरेबियन सी है। तो समुद्री जो बंदरगाह है या इस वाले क्षेत्र को जीतने के बाद ये जो हिस्सा है वो किसके कब्जे में आ जाता है? गुप्त साम्राज्य के अंदर आ जाता है। और इससे इसको बहुत फायदा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं खंभात वाला जो बंदरगाह था वो किस चीज के लिए फेमस था? यानी कि बाहरी जो विदेशों से यहाँ पे क्या होता था? व्यापार होता था। तो सोच करके देखिए कि अगर व्यापारिक एक बंदरगाह किसी राजा के अंतर्गत में आता है तो उस राजा का जो ट्रेडिंग है यानी कि वहां पे जो व्यापार है वो फले फूलेगा, यानी कि उसका इनकम बढ़ेगा। यानी कि एक तरीके से देखें तो ये समृद्धि का सूचक था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से की, जिसके कारण राजनीतिक एवं सामरिक रूप से बहुत प्रभावशाली हो गया। अब सोच करके देखो उस समय आपको ये भी देखना है कि राजा अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्या करते थे? शादी मतलब मैरिज अलायंस भी करते थे, यानी कि शादी संबंध स्थापित करते थे। यानी कि अपने या तो खुद का शादी कर लिया फिर अपने बेटे या बेटियों का किसी दूसरे राजा के राजकुमार से शादी करते थे। इससे उनमें क्या हो जाता था? एक तरीके से रिश्तेदारी हो जाती थी और एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ जाता था। अब ऐसा करने से यानी कि जब चंद्रगुप्त ऐसा किया तो इसको क्या फायदा हुआ? तो इससे क्या हो गया कि पश्चिमी शक क्षत्रप रुद्रसिंह तृतीय को इसने 395 ईस्वी में पराजित किया तथा बंगाल को भी जीता। यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो ये दक्षिण भारत के जो वकाटक नरेश थे जो रुद्रसेन द्वितीय से इससे अपनी बेटी का शादी करता है और यहाँ से यानी कि उस क्षेत्र में भी इसका प्रभाव बढ़ जाता है दक्षिण भारत में। और साथ ही साथ तो दक्षिण भारत में जब इसका प्रभाव बढ़ता है चंद्रगुप्त द्वितीय का तो ये क्या करता है कि पश्चिमी शक क्षत्रप यानी कि हम लोग देखे थे कि क्षत्रप प्रथा का शुरुआत कौन किया था? शको ने किया था और शको का शासन यहाँ पे भी चल रहा था। तब क्या करता है कि जो शक शासक था रुद्रसेन तृतीय इनको क्या कर देता है? हरा देता है। कब हराता है? 395 ईस्वी में। ठीक है। अब इसके बाद इसने बंगाल को भी जीता और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी से पूर्वी समुद्री अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक किया। यानी कि सोच करके देखो कि ये यहां से लेकर के यहां तक यानी कि ये पूरे हिस्से पे यानी कि यहाँ पश्चिमी से गुजरात से लेकर के पूर्वी हिस्सा जो बंगाल है, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक ये वाला जो हिस्सा था ये पूरे के पूरे किसके कब्जे में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के कब्जे में था। तो सोच करके देखो कि इतने बड़े हिस्से पे गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद क्या करे कि इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि राजधानी को पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैन को दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित करने थे। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसने अपना दो राजधानी बनाया था? एक तो पाटलिपुत्र से शासन कर ही रहा था, साथ ही साथ इसने उज्जैन यानी कि उज्जैन वाले हिस्से को भी इसने क्या किया था? अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो दक्षिण भारत के जो भी साम्राज्य के हिस्से हैं उन पे नियंत्रण कैसे हो तो उसलिए उसने क्या किया था कि उज्जैन में भी इसने क्या कर लिया था? अपना एक राजधानी स्टेब्लिश कर लिया था। एक तो पाटलिपुत्र हो गया और दूसरा उज्जैन हो गया। यानी कि यहाँ से इस वाले हिस्से के ऊपर क्या कर सकता है? निगरानी रख सकता है और साथ ही साथ यहाँ से लेकर के इधर वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर निगरानी रख सकता है। तो ये हो गया पाटलिपुत्र और ये हो गया उज्जैन। यानी कि दो राजधानियां बनाया था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखो क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रमादित्य के नाम से ही जाना जाता है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपसे पूछा जाए या तो विक्रमादित्य पूछा जाए या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय तो दोनों का नाम क्या है? सेम है। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में साहित्य, कला, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। यानी कि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो क्या था कि अपने समय में यानी कि अपने शासन काल में कला और साहित्य के ऊपर विशेष ध्यान दिया और विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया, जिससे इन क्षेत्रों में क्या हुआ? व्यापक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। यानी कि व्यापक तौर पे देखा जाए तो इसमें विस्तार हुआ और हम लोग अगले अध्याय में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और चीनी यात्री फाहियान इसी के समय में भारत आया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि कौन से शासक के समय में जो चीनी यात्री फाहियान था वो भारत आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन आया था? चीनी यात्री जो फाहियान था वो भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशों से भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए और एक बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के भी जारी किए। तो कौन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब हमें इसके बाद यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के बाद अगला शासक कौन बनता है? तो वो बनता है कुमारगुप्त। कौन बनता है? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त कब से कब तक शासन करता है? तो 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक शासन करता है। अब देखो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त क्या बनता है? शासक बना। इसके शासन काल में शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना की गई। यानी कि अब यहाँ पे हम लोग जब
चैप्टर की शुरुआत कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एक बच्चा था मुकेश, मुकेश ही था ना, एक बच्चा था जिसका क्या नाम था मुकेश, जो क्लास 6 में पढ़ता था। तो ये देखने कहाँ गया था, घूमने गया था कहाँ, नालंदा। और नालंदा में जब गया तो इसने क्या देखा, नालंदा बौद्ध विहार को देखा। तो इसके मन में क्या क्वेश्चन था कि इसकी स्थापना कौन किया था। जब ये स्टार्टिंग में बना होगा तो ये बहुत ही खूबसूरत होगा, लेकिन अब तो टूट फूट गया। बख्तियार खिलजी क्या कर दिया था, इसको तोड़ फोड़ दिया था, इसमें आग लगा दिया था। तब अब ये देखा तो इसके मन में क्या आ रहा था कि इसकी स्थापना कौन किया था। तो इसकी स्थापना कौन किया था, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि नालंदा जो विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कौन किया था। तो इसकी स्थापना किया था कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त कौन था, ये गुप्त वंश का शासक था और चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य का पुत्र था। ठीक है। और अगर बात करें समुद्रगुप्त का क्या था, परपोता था, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो क्या करा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कौन बनता है, कुमारगुप्त शासक बनता है। और इसके शासन काल में क्या था कि शिक्षा का जो महान केंद्र था नालंदा महाविहार, इसकी स्थापना की गई। और कुमारगुप्त का शासन काल अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन अंतिम समय में इसे पुष्य मित्रों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। यानी कि हम लोग क्या देखते हैं उस समय कि जितने भी राजा होते थे वो उनके ऊपर एक खतरा मंडराते रहता था, क्या कि कहीं दूसरे राज्य का जो राजा है, जो शासक है, कहीं अटैक न कर दे। और ये हमेशा होते रहता था। इसलिए जो उस समय के शासक थे वो हमेशा क्या रहते थे, तैयार रहते थे इन सब चीजों के लिए। ठीक है। आगे बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। तो अगला जो शासक है कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन बनता है, स्कंदगुप्त बनता है। और ये स्कंदगुप्त कब से कब तक शासन करता है, तो 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक। यानी कि ये बात करें तो 12 सालों तक शासन करता है। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। वह पुष्य मित्रों को पराजित कर लौटा तो उसकी पिता की मृत्यु का समाचार मिला। उसी समय उत्तर पश्चिमी प्रांत से हुनों के आक्रमण शुरू हो गए। इसने हुनों को भी पराजित किया और शक्रादित्य की उपाधि धारण की। तो शक्रादित्य के नाम से कौन जाना जाता है, स्कंदगुप्त जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसने शकों को क्या किया था, पराजित किया था। इसने हुनों को भी पराजित किया था और शकों को भी पराजित किया था, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, शक्रादित्य के नाम से जानते हैं। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासक हुनों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सके और साम्राज्य जो है इसका धीरे धीरे कमजोर होने लगा। और हुनों के लगातार आक्रमण के कारण गुप्त शासक अपने विस्तृत साम्राज्य को संगठित नहीं कर रख सके और अंततः इसका क्या हो गया, पतन हो गया। यानी कि हम लोग क्या देखते हैं कि इसके शासनकाल में धीरे धीरे आते आते जैसे ही ये इनके जो शासक हैं वो कमजोर होते गए और अब जीते हुए इतने बड़े क्षेत्र को बचा करके नहीं रख सकते थे और नहीं रख पाए, और इससे इनका क्या हो गया, इनके साम्राज्य का पतन हो गया। यानी कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये गुप्त साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हुन कौन थे। तो हुनों का साम्राज्य पर्सिया से खेतान तक फैला हुआ था। पर्सिया वही ईरान और अफगानिस्तान के उधर वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, और ईरान वाला हिस्सा जो है उसको क्या बोलते हैं, पर्सिया बोलते हैं। तो पर्सिया से खेतान तक फैला हुआ था और इसकी राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी। यानी कि अफगानिस्तान ईरान वाला जो हिस्सा है वहां का जो शासक था उसको क्या बोलते थे, हुन बोलते थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी, हुनों की राजधानी कहाँ थी, अफगानिस्तान में बामियान। और बामियान में ही गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा स्टैचू बना था, बामियान बुद्धा, जिसको तालिबानियों ने क्या कर दिया था, बम विस्फोट करके उड़ा दिया था। अब देखते हैं क्या कि जो ये हुन थे इनका जो राजधानी था बामियान अफगानिस्तान में। प्रथम हुन शासक जिसने भारत की ओर रुख किया वह तोरमान था। यानी कि तोरमान पहला हुन शासक था जिसने भारत के लिए रुख किया, यानी कि भारत के ऊपर अटैक किया पहली बार। चीनी यात्री कहते हैं कि इसका पुत्र मिहिर कुल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का भाव रखता था। यानी कि जो तोरमान का बेटा था कौन, मिहिर कुल, वो बौद्ध धर्म को बहुत घृणा के भाव से देखता था और इसने कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी और अनेक बौद्ध विहार नष्ट किए। यह संभवतः शैव धर्म का अनुयायी था और ऐसा माना जाता है कि जो मिहिर कुल था वो किस धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि गुप्तों का प्रशासन कैसा था। अब हम लोगों ने देख लिया गुप्त शासकों के बारे में देख लिया कि उन लोगों ने कैसे कैसे इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर कब्जा किया, इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर शासन किया। तो जाहिर सी बात है हमें यह भी देखना चाहिए कि जब ये लोग इस तरीके से इतने बड़े हिस्से पे शासन कर रहे थे तो शासन करने का प्रक्रिया क्या था, यानी कि लोग कैसे इतने बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में रख पा रहे थे। तो क्या करा कि गुप्तों ने एक प्रभावशाली शासन तंत्र की स्थापना की थी। जाहिर सी बात है अगर शक्तिशाली यानी कि प्रभावशाली आपका शासन तंत्र नहीं है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपका जो प्रशासन है वो मजबूत नहीं है, एक क्या बोल सकते हैं, प्रभावशाली नहीं है, तब आप इतने बड़े हिस्से पे यानी कि इतने बड़े क्षेत्र पे आप अच्छे तरीके से मेंटेन करके इनको अपने हिस्से में अपने कब्जे में नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए इनके प्रशासन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखो क्या है कि गुप्तों ने एक प्रभावशाली प्रशासन तंत्र का स्थापना किया और इन्होंने आर्थिक संपन्नता एवं सैनिक ताकत के बल पर पूरे समूचे उत्तर भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। और शासन का प्रधान कौन होता था, राजा होता था, जो प्रजा को सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के साथ धर्म की भी संरक्षण देता था। यानी कि अगर सोच के देखिए कि इतने बड़े हिस्से पे शासन, इसका जो हेड है वो कौन होगा, राजा होगा। यानी कि इस तरीके से अगर प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है तो इसका हेड कौन होगा, राजा होगा, जो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं यानी कि यहाँ के जो प्रजा हैं उनको सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के साथ साथ धर्म की भी संरक्षण देता था। यानी कि राजा बोलता था कि हम आपकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, बाहरी राजाओं के अटैक से हम क्या करेंगे, आपको बचाएंगे, और अगर आपके साथ अन्याय होता है तो हम क्या करेंगे, आपके साथ न्याय करेंगे और आपके धर्म और आपकी संस्कृति की रक्षा करेंगे। तो ये जिम्मेवारी किसकी थी, राजा की। तो इस पूरे साम्राज्य का हेड कौन होता था, प्रधान कौन होता था,
तो राजा होता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्या करें यहाँ पे कि उसकी सहायता के लिए मंत्री भी होते थे। अब जाहिर सी बात है कि अगर इतने बड़े क्षेत्र का हेड अगर राजा है तो इतना अगर सुरक्षा का यहाँ के रहने वाले जो प्रजा है उनकी सुरक्षा की गारंटी लेता है, उनको न्याय देने की गारंटी लेता है, उनके धर्म और संस्कृति की रक्षा करने की अगर गारंटी लेता है, उनको वचन देता है, तो जाहिर सी बात है राजा अकेले तो कर नहीं पाएगा। तो इसके लिए वो क्या करता था, अपने साथ मंत्रियों को रखता था, जिन और मंत्री और अमात्य अधिकारी होते थे, यानी कि मंत्री, और इस मंत्री के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करते थे, जो अधिकारी होते थे, उनको क्या बोलते थे, अमात्य बोलते थे। तो अमात्य और मंत्री क्या करते थे, राजा को सहयोग करते थे। किस चीज में, यानी कि अपने प्रजा की सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ प्रजा के साथ न्याय हो, सभी को रोजगार मिले, सभी को खाने पीने की वस्तु उपलब्ध हो, इन सारी चीजों की देखभाल कौन करता था, राजा करता था। किनके सहयोग से करता था, मंत्री और अमात्य। अमात्य का मतलब क्या होता है, अधिकारी। ठीक है, अब देखो राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत लगान था। अब जाहिर सी बात है कि राजा इतने बड़े मात्रा में अगर सुरक्षा करना है तो सेना रखनी पड़ेगी, आर्मी रखनी पड़ेगी। तो आर्मी में जो काम कर रहा है, यानी कि जो सेना में जो सैनिक हैं जो काम करेंगे, तो उनको पैसा चाहिए। तो राजा इनको पैसा कैसे देता था, तो राजा को कुछ ना कुछ इनकम होगा, उसी इनकम से क्या करेगा, इन सैनिकों को, यानी कि ये जो अधिकारी है, जो सैनिक है, उनको वेतन देगा। तो वेतन कैसे देगा, तो राजा का मुख्य स्रोत क्या था इनकम का, तो वो था लगान। लगान क्या होता है कि जो भूमि के ऊपर, यानी कि जितने भी किसान खेती कर रहे हैं, तो जो इनकम होगा, यानी कि जो फसल तैयार होगा, उस फसल का क्या करता था, 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा जो था वो टैक्स के रूप में राजा ले लेता था। किस चीज के लिए लेता था, क्योंकि वो प्रजा को सुरक्षा दे रहा है, न्याय प्रदान करने की बात करता है, धर्म की रक्षा करने की बात करता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए, सैनिक चाहिए, तो इनको वेतन देना है। तो वेतन कैसे देगा, राजा टैक्स लेगा इन लोगों से, और टैक्स कैसे लेता था, 1/3। यानी कि सोच के देखिए कि 3 किलो अगर मान लीजिए अनाज कोई किसान उपजाता है, तो उसमें से 1 किलो कौन ले लेगा, राजा ले लेगा। तो ये टैक्स होता था। ठीक है, अब देखो, अतः उपज की 1/3 भाग पर उसका अधिकार था, और यही लगान की राशि थी। राजा द्वारा अधिकारियों को भूमि प्रदान की जाती थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने कई पराजित राजाओं को उनके क्षेत्र लौटाकर उन्हें कर देने पर बाध्य किया था। हम लोग देखे थे ना कि समुद्रगुप्त क्या किया था, कि जो दक्षिण भारत के राजा थे उनके ऊपर अटैक किया, उनको हरा दिया, और उनको हरा करके उसका जो क्षेत्र है वो वापस दे दिया। बोला कि ठीक है, हमने तुमको हरा दिया, ठीक है, तुम अपना फिर से शासन करना प्रारंभ करो, लेकिन एक शर्त माननी पड़ेगी कि तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। और अगर टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं हुआ तो फिर से अटैक कर देंगे, अगर टैक्स देने से मना किया तो इस तरीके से ये जो राजा होते थे दक्षिण भारत के, ये क्या करते थे, समुद्रगुप्त को टैक्स देते थे। अब देखो क्या करें कि कर देने वाले वो यह शासक और भूस्वामी अधिकारी सामंत कहलाते थे, और मौर्य शासकों के केंद्रीकृत प्रशासन के विपरीत गुप्तों का जो शासन था वो सामंती और विकेंद्रीकृत स्वरूप रखता था, और आगे चलकर यही साम्राज्य के पतन का कारण भी बना। तो सोच करके देखो कि ये लोग क्या करते थे कि छोटे छोटे राजाओं को हरा करके उसके साम्राज्य को वापस कर देते थे, और बोलते थे कि तुम हमें टैक्स देना। अब देखो, अगर इस क्षेत्र में मान लो इसमें बहुत सारे क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ का मान लीजिए इस क्षेत्र का रहने वाला जो राजा वो बहुत शक्तिशाली है, इस पे अटैक किया, इसको अपने हिस्से में मिला लिया, इसको अटैक किया, इसके अपने हिस्से में मिला लिया, इसको अटैक किया, इसके ऊपर अपने हिस्से में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिलाते 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 इतना बड़ा साम्राज्य कर लिया। अब राजा यहाँ का क्या होता था, बोलता था कि ठीक है, हमने तुम्हें हरा दिया ना, ठीक है, यहाँ पे तुम ही शासन करो, लेकिन तुम हमें टैक्स देना। अब सोच करके देखो, ये राजा जो है अपने हिस्से पे शासन कर रहा था, इसको कोई बाहरी राजा आया, इसको हरा दिया, इसको इसके ऊपर अटैक किया, इसको हरा दिया, और इसको टैक्स देने के लिए मजबूर किया। ठीक, अब ये राजा तब तक टैक्स देगा जब तक इसको इससे डर है, यानी कि जिसने इसको अभी हराया युद्ध में, ये राजा तब तक टैक्स देगा जब तक इसके साथ इसका डर है। अगर ये राजा कमजोर हुआ, अगर इस राजा से डर खत्म हुआ, ये राजा टैक्स देना बंद कर देगा। यही बात हुआ गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बना। क्यों? क्योंकि जो परवर्ती जो गुप्त शासक हुए, यानी कि जो राजा हुए, वो कमजोर सिद्ध हुए। तो ये जो जिन भी राजाओं को हरा करके ये टैक्स वसूल रहे थे, इन सभी ने टैक्स देने से मना कर दिया, और इस तरीके से जो गुप्त साम्राज्य है वो क्या हो गया, उसका पतन हो गया। और साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई को देश कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी प्रादेशिक इकाई को भुक्ति कहा जाता था, और उस समय मगध का उल्लेख भुक्ति के रूप में मिलता है। भुक्ति के पदाधिकारी उपरीक कहलाते थे, और इसके नीचे की इकाई विषय संभवतः जिले के रूप में थी, जिसे पदाधिकारी को विषयपति कहा जाता था। और सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ग्राम होती थी। यानी कि अगर गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करें तो मान लो ये गुप्त साम्राज्य है, ठीक है। अब गुप्त साम्राज्य को क्या कहा जाता था, देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था, यानी कि जो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई हुई, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा हुआ, इसको क्या कहा जाता था, देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ये पूरे हिस्से को देश कहा जाता था। अब अगर इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो इसको क्या कहते थे, इसको भुक्ति कहते थे। क्या कहते थे, यानी कि ये जो देश है, अगर इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करते तो ये क्या कहलाता था, भुक्ति, यानी एक भुक्ति एक भुक्ति एक भुक्ति। और उस समय यानी कि गुप्त साम्राज्य के समय में भी मगध को क्या कहा गया है, भुक्ति के रूप में जाना गया है। अब देखो, भुक्ति को भी अगर छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो विषय कहलाता था, यानी कि जिला के रूप में समझ सकते हैं। और उसके बाद इस जिला का जो हेड होता था उसको विषयपति कहते थे, और जिलों को भी अगर छोटे भागों में बांटा जाए तो वो क्या कहलाता था, ग्राम कहलाता था। ठीक है, आगे देखो, कुछ अधिकारी होते थे जैसे कुमार मात्य। कुमारा क्या है, कुमारा मात्य। तो कुमारा मात्य क्या होता था, प्रदेश का गवर्नर होता था। और महासंधि विग्रहिक
युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था, और महादंड नायक की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश होता था। तो मुख्य न्यायाधीश को क्या बोलते थे उस समय? महादंड नायक। और युद्ध और शांति का जो मंत्री होता था उसको महासंधि विग्रही कहते थे, और जो प्रदेश का गवर्नर होता था उसको क्या बोलते थे? तो उसको कुमार मात्य बोलते थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात करें बच्चों तो क्या है कि सीनियर प्रशासन में, यानी कि सीनियर प्रशासन की बात करें तो नगर श्रेष्ठी, शहर का बैंकर और शहर का व्यापारी सार्थ वाह, यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रमुख कुली करता था, मुख्य शिल्पकार, प्रथम कायस्थ यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और ग्राम का प्रधान जो होता था वो ग्रामीण कहलाता था, और जिसके चुनाव ग्राम समिति के लोग करते थे। और नगरपति शहर के प्रशासन का प्रधान होता था, यानी कि अगर शहर का जो प्रशासन का प्रधान होता था उसको नगरपति कहते थे, और जो गांव का जो प्रधान होता था उसको ग्रामीण कहते थे। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हमें पर हर्षवर्धन के बारे में जरूर सुने होंगे। हर्षवर्धन एक क्या था? बहुत ही महान शासक था, और ये किस वंश से बिलोंग करता था? तो पुष्यभूति वंश से बिलोंग करता था। जैसा कि आपको पता होगा कि मौर्यों ने क्या किया था? एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्टैब्लिश किया था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्टैब्लिश किया था, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद ऐसा माना जाता है, ये साउथ हो गया। ठीक है, अब क्या करें? यहाँ पे यहाँ से दिखाते हैं, एक मैप है जहां से आप लोग देख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ से हम देखते हैं क्या, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मौर्यों ने क्या किया था? एक बहुत बड़ा साम्राज्य, यानी कि भारत में इस क्षेत्र पे, यहाँ तक इस क्षेत्र पे क्या किया था? मौर्यों का शासन चलता था। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अशोक के बाद जितने भी उसके परवर्ती, यानी कि उस अशोक के बाद जितने भी शासक है वो सब कमजोर निकले। इसके बाद क्या हो गया कि मौर्य साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया? विभाजित हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि बाहरी शासकों का, इधर से बाहरी शासकों का क्या हुआ? भारत पे अटैक हुआ, और इन हिस्सों को इन लोगों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। उसके बाद गुप्त साम्राज्य का उत्थान होता है। श्रीगुप्त गुप्त वंश का क्या करता है? स्थापना करता है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुछ ऐसे गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक हुए जिन्होंने क्या किया कि फिर से इस हिस्से को, यानी कि फिर से इस हिस्से के ऊपर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, और फिर से एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना किया जिसको गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कि जो कोई एक राजा बहुत प्रभावशाली, बहुत शक्तिशाली होता है तो क्या कर लेता है कि वो अपने शासन काल में बहुत बड़े हिस्सों को, बहुत बड़े राज्यों को जीतते जाता है और उनको अपने हिस्से में मिलाते जाता है, और इस तरीके से एक बहुत बड़ा इंपायर, एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके आने वाले जो क्या होते हैं कि जो उत्तराधिकारी होते हैं, यानी कि उत्तराधिकारी करने का मतलब क्या हुआ कि एक राजा है, उसके बाद जो राजा बनेगा वो इस राजा का क्या कहलाता है? उत्तराधिकारी कहलाता है। तो अगर ये उत्तराधिकारी इतना शक्तिशाली नहीं हुआ, इतना समझदार नहीं हुआ, इतना मतलब प्रभावशाली नहीं हुआ, तो क्या होगा कि इतने बड़े एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और इससे क्या होगा कि ये जो हिस्सा है, जो कोई भी राजा से अगर डर खत्म होगा तो इस हिस्से पे हम लोग जानते थे क्या कि जो राजा है वो शासन करने के लिए अपने साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में क्या कर देता था? विभाजित कर देता था। ठीक है, अब जब छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित है और उनको वहां के जो लोकल रूलर्स है उनको दे देता था, और वो लोग क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करके इस सेंट्रल में जो बैठा राजा है, जो शक्तिशाली है, उसको टैक्स देते थे। लेकिन अगर ये जो सेंट्रल में बैठा हुआ राजा अगर कमजोर निकला तो ये लोग क्या कर लेते थे? खुद से अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे, बोलते थे कि हम स्वतंत्र हो गए, अब हम आपको क्या गए? टैक्स नहीं देंगे। तो ये प्रक्रिया होती थी। तो उसी तरीके से गुप्त साम्राज्य का क्या हुआ? पतन हुआ। और गुप्त साम्राज्य का ही जो सामंत थे, सामंत कहने का मतलब क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य मान लीजिए इतने बड़े हिस्से में फैला हुआ था, अब इसका जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे हिस्सों में, यानी कि प्रांतों में विभाजित था, और हर एक जो प्रांत था वो एक एक सामंत के अंदर था। और ये लोग क्या करते थे? इस हिस्से से टैक्स कलेक्ट करके, और जो गुप्त साम्राज्य का जो सेंट्रल पोजीशन पे जो, यानी कि जो मेन राजा होता था, उनको ये लोग टैक्स देते थे। लेकिन जैसे ही गुप्त साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी है वो कमजोर हुआ तो इन लोगों ने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उसी में से एक वंश था जिसका नाम था पुष्यभूति वंश। क्या नाम था? पुष्यभूति वंश। और पुष्यभूति वंश का ही शासक कौन था? हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये गुप्त शासक इसके ऊपर क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। गुप्तों के अंदर ये क्या था? एक प्रांत का शासक था, ये यानी कि पुष्यभूति वंश का शासन चलता था। लेकिन ये गुप्तों के अंडर में था और गुप्तों को टैक्स कलेक्ट करके गुप्त साम्राज्य के जो शासक होते थे उनको देता था। लेकिन जैसे ही गुप्त साम्राज्य के शासक कमजोर हुए, इन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और उस वंश का क्या नाम था? पुष्यभूति वंश। और भी, यानी कि एक पुष्यभूति वंश ही नहीं था, बल्कि और भी जितने फ्यूडेटरीज थे, यानी कि जितने भी सामंत थे, उन लोगों ने भी अपने आप को डिक्लेयर करना, मतलब क्या किया कि उन लोगों ने भी, मान लीजिए ये उसका साम्राज्य था तो ये छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित हुआ और हर एक प्रांत एक सामंत के अंदर था। अब ये सामंत, मान लीजिए ये पुष्यभूति वंश है और ये भी अलग कोई दूसरा सामंत है, वो अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, ये भी डिक्लेयर कर दिया। अब इन्हीं में से, यानी कि जैसे ही सेंट्रल पोजीशन गुप्त साम्राज्य का कमजोर हुआ, इन्हीं में से एक
एक वंश निकलता है पुष्यभूति वंश, वो क्या कर देता है कि अच्छा तू भी इंडिपेंडेंट होगा, तू भी इंडिपेंडेंट होगा, तू भी इंडिपेंडेंट होगा। अब इसमें झगड़ा हो जाएगा और इन्हीं में से सबसे शक्तिशाली कौन निकलता है? पुष्यभूति वंश। और इन सबको क्या कर देता है? फिर से अपने कब्जे में ले लेता है। यानी कि पहले जो सेंट्रल पोजीशन पे गुप्त शासक शासन कर रहे थे, अब गुप्त शासक को हटा करके अब ये जो पुष्यभूति वंश है ये अपने आप को क्या कर लेता है? अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया आप लोग स्टार्टिंग से ही देखते होंगे कि कोई भी सेंट्रल पोजीशन कमजोर होगा, उसके बाद जो लोकल रूलर्स होंगे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेंगे और उन्हीं में से आपस में झगड़ा करते करते कोई भी प्रभावशाली जो शासक होगा वो एक बहुत बड़े हिस्से को जीतते जीतते क्या कर लेगा? एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेगा। यही प्रोसेस चलता आ रहा है। इन्हीं में से क्या था? हर्षवर्धन था। यहाँ तक ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं तो क्या करा कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूति वंश सबसे शक्तिशाली अवस्था में रहा और इनकी राजधानी थानेश्वर में थी। अब ये थानेश्वर है कहाँ पे? तो थानेश्वर जो है ना वो हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। अब देखो क्या है, थानेश्वर में थी। इसका पहला महत्वपूर्ण जो शासक था वो कौन था? प्रभाकर वर्धन था। यानी कि पुष्यभूति वंश का जो पहला प्रभावशाली यानी कि जो शक्तिशाली महत्वपूर्ण बोल सकते हैं जो शासक था वो कौन था? प्रभाकर वर्धन। उसी के बाद नेक्स्ट जो शासक बनता है वो कौन बनता है? हर्षवर्धन बनता है। कौन बनता है? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का राज्यारोहण एक वर्ड आया है, राज्यारोहण। राज्यारोहण करने का मतलब क्या है? राज्य गद्दी पे आसीन होना, मतलब राज्य गद्दी को संभालना, मतलब राजा डिक्लेयर करना। तो हर्षवर्धन राजगद्दी पे कब बैठा? 606 ईस्वी में बैठा है। कब बैठा है? 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है वो राजगद्दी पे बैठा है। एक में संकटपूर्ण परिस्थिति में हुआ जब बंगाल के शासक शशांक ने पुष्यभूति वंश को कमजोर कर दिया था। यानी कि अब हम लोगों ने देखा कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूति वंश जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है और जितने भी सामंत हैं उनको हराते हुए एक किंगडम टाइप का अपना एरिया बनाते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन उसी समय बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था शशांक। शशांक क्या कर रहा था कि इनके ऊपर अटैक करना आरंभ कर दिया और इनको क्या करते जा रहा था? कमजोर करते जा रहा था। ठीक उसी समय हर्षवर्धन का क्या होता है? राज्यारोहण होता है, मतलब राजा बनता है। और आगे क्या होता है कि परंतु हर्ष ने अपनी प्रतिभा से इस वंश को मजबूत और स्थिर बनाया और इसने सफल सैनिक अभियानों द्वारा पंजाब से बंगाल तक साम्राज्य विस्तार किया। यानी सोच करके देखिए कि जिस समय हर्षवर्धन शासक बन रहा था ठीक उसी समय बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था शशांक। अब शशांक क्या कर रहा था कि इनके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन जिस समय हर्षवर्धन शासन राज्यारोहण कर रहा था, जब राजगद्दी संभाल रहा था, उसी समय शशांक का अटैक होता है। लेकिन जब हर्षवर्धन राजा बनता है तो अपनी प्रतिभा के बल पे क्या करता है कि पंजाब से लेकर के बंगाल तक इतने बड़े हिस्से पे जितने भी छोटे मोटे राजा थे सबको हराते हुए एक बहुत बड़ा साम्राज्य ये भी क्या करता है? एस्टैब्लिश करता है, एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है। आगे देखते हैं अब इसने कौन कौन से कार्य किए थे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब क्या करें यहाँ पे कि बंगाल पंजाब से लेकर के बंगाल तक जो है वो साम्राज्य विस्तार किया और कुछ इतिहासकारों के अनुसार यानी कि कुछ हिस्टोरियंस जो है वो क्या बोलते हैं कि कामरूप कहाँ पे है? असम में है। तो कामरूप कहाँ पे है ये भी आपको याद रखना है। तो कामरूप कहाँ पे है? असम में। तो कामरूप और कश्मीर के शासक भी उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। तो सोच के देखिए सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि असम के जो शासक जो उस समय कामरूप साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, तो असम के शासक और साथ ही साथ कश्मीर के जो शासक थे वो भी इसकी अधीनता स्वीकार करते थे। किसकी? हर्षवर्धन की। इतना बड़ा प्रभाव था। और हर्ष ने नर्मदा के दक्षिण में भी साम्राज्य विस्तार करना चाहा, लेकिन चालुक्य वंश के जो शासक पुलकेशन द्वितीय था उसने उसे क्या कर दिया? पराजित कर दिया। यानी कि हर्षवर्धन चाह रहा था क्या कि हम कहाँ बढ़े? नर्मदा नदी, आपको पता होगा कि नर्मदा नदी कहाँ इस हिस्से से ये वाला जो पार्ट है ये नर्मदा नदी है, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हुई अरेबियन सी में क्या करती है? जाकर के गिरती है। तो यहाँ से हर्षवर्धन जो है वो शासन कर रहा था और इतने बड़े हिस्से को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। लेकिन वो चाह रहा था कि हम दक्षिण भारत में भी आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पे जो चालुक्य वंश का राजा था जिसका क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय, वो क्या करता है कि हर्षवर्धन को रोक देता है और हर्षवर्धन के साथ युद्ध होता है। यानी कि हर्षवर्धन इस जगह से शासन कर रहा है। मान लीजिए हर्षवर्धन यहाँ से शासन कर रहा है कन्नौज से। हर्षवर्धन की राजधानी, हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। तो कन्नौज से क्या कर रहा था? ये शासन कर रहा था और ये नर्मदा नदी को पार करके आगे दक्षिण भारत में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पे तो दक्षिण भारत में एक वंश था यानी कि एक साम्राज्य था, चालुक्य वंश था, उसका शासन चल रहा था। यानी कि चालुक्यों का शासन चल रहा था कहाँ पे? दक्षिण भारत में, नर्मदा नदी के बाद दक्षिण वाले हिस्से में। यानी कि आज के महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला जो हिस्सा है उस हिस्से में किसका शासन चल रहा था? चालुक्यों का शासन चल रहा था। अब जब हर्षवर्धन अपनी सेना लेकर के आगे बढ़ता है तो यहाँ से चालुक्य वंश का एक राजा है जिसका क्या नाम है? पुलकेशिन द्वितीय, वो क्या कर देता है कि इसको रोकता है। और जब रोकेगा, ये आगे बढ़ना चाहेगा और ये इसको रोकेगा, तो क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में झगड़ा होगा, युद्ध होगा। और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय क्या कर देता है? हर्षवर्धन को हरा देता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि हर्ष का झुकाव बौद्ध धर्म और हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय इसको क्या कर देता है? हरा देता है। फिर बाद में हर्षवर्धन जो है वो इन्हीं हिस्सों के ऊपर अपना शासन जो है वो चलाता रहता है। यानी कि इतने बड़े हिस्से पे अपना जो शासन है वो चलाता रहता है कन्नौज से अपनी राजधानी बना करके। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हर्ष
इसके संदर्भों में हमें उसके राज कवि वानभट्ट की कृति हर्षचरित और मधुवन वंश खेरा और संजान ताम्रपत्र लेख एवं हेमन सांग के यात्रा वृत्तांत आदि से जानकारी मिलती है। तो हमें ये भी जानना है कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारियां कहाँ से मिलती है कि हर्षवर्धन जो है वो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था, हर्षवर्धन जब ये राज्यारोहण कर रहा था उस समय शशांक जो बंगाल का शासक था वो इसके ऊपर अटैक करता है। ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हमें आपको पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन जो कोई भी राजा होता था तो अपने राज में यानी कि उसका जो कोर्ट होता था, उसका जो दरबार होता था, उसमें कवि, वैद्य, क्या है, इतिहासकार, बहुत से लेखक हो गए, संगीतकार हो गए, क्या है, नृत्य करने वाले लोग हो गए, ये लोग इनके दरबार में रहते थे। तो इन्हीं में से एक कवि था, इनका दरबारी कवि था, जिसका क्या नाम था? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। और यही जो बाणभट्ट है वो हर्षवर्धन के बारे में लिखते हैं और जिस किताब में लिखते हैं उस किताब को क्या बोलते हैं? हर्षचरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्षचरित बोलते हैं। तो इससे जब हर्षचरित बुक को जब हम पढ़ते हैं तो हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारियां मिलती है। और साथ ही साथ मधुवन वंश खेरा और संजान ताम्रपत्र लेख एवं हेमन सांग के यात्रा वृत्तांत। और हेमन सांग कौन था? एक चीनी यात्री था। तो ये भी आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यानी कि चीन से एक यात्री जिसका नाम था हेमन सांग, ये कहाँ पे आता है? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आता है। और जब भारत में आता है तो हर्षवर्धन को देखता है, उसका राजकाज करने का तरीके को देखता है और यहाँ के लोग कैसे हैं, कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, उनका मतलब सारा कल्चर जो कुछ भी है उन सारी चीजों का अपने यात्रा वृत्तांत में लिखता है कि हमने भारत गया तो भारत में क्या देखा, कौन सा शासक शासन कर रहा था, वो शासक जनता के साथ कैसा व्यवहार करता था, इन सारी चीजों को अपने यात्रा वृत्तांत में कौन लिखता है? हेमन सांग। तो जब इसके यात्रा वृत्तांत को हम पढ़ेंगे तो हमें किसके बारे में जानकारी मिलेगी? हर्षवर्धन के बारे में। क्यों? क्योंकि ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो इन सारी चीजों को पढ़ने से, इन सारी चीजों को समझने से हमें हर्षवर्धन के समय का जो इतिहास है उसके बारे में जानकारियां मिलती है। और हम लोग हर्षवर्धन के बारे में एक और चीज और जानते हैं कि हर्षवर्धन का जो झुकाव था वो बौद्ध धर्म की ओर था। वैसे हर्षवर्धन क्या था? हिंदू शासक था, लेकिन इसका झुकाव जो है वो बौद्ध धर्म के था। और ज्यादातर जो शासक होते थे उनका झुकाव किसकी ओर होता था? बौद्ध धर्म के ऊपर, बौद्ध धर्म की ओर होता था। और बौद्ध धर्म की ओर क्यों होता था इसके बारे में हम लोगों ने नए विचार और नए प्रश्न के जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। और हम लोगों ने यह भी देखा था कि कैसे उत्तर वैदिक काल में जो हिंदू रूढ़िवादिता है और जो कट्टरता है वो बढ़ गया था, धार्मिक कर्मकांड बहुत ज्यादा होते थे और जो लोगों में डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा होता था, यानी कि लोगों के साथ भेदभाव ज्यादा होता था। जो शूद्र होते, हम लोग देखे थे कि जो समाज है वो बहुत बड़े हिस्सों मतलब 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया था और सभी के साथ क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था, खास करके शूद्रों और अछूतों के साथ। तो इन्हीं सब चीजों के कारण क्या हुआ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत होती है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या था? बहुत ही टॉलरेंट था, मतलब सभी को उसमें सम्मिलित करता था और किसी के साथ भेदभाव की बातें नहीं करता था। इसीलिए इसकी इन खूबियों के कारण जितने भी रूलर्स होते थे वो क्या करते थे? बौद्ध धर्म की ओर ज्यादा झुकाव उनका होता था। जैसे अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। और यहाँ पे हर्षवर्धन के बारे में भी हम लोग देख रहे हैं कि ये भी क्या था? बौद्ध धर्म की ओर इसका झुकाव था। लेकिन ये जो हर्षवर्धन था अन्य धर्मावलंबियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। और ऐसा नहीं है कि हर्षवर्धन को अगर बौद्ध धर्म अच्छा लग रहा है तो बाकी जो हिंदू धर्म हो गया या फिर जैन धर्म हो गया, इन सभी के साथ क्या करेगा? दूसरा व्यवहार करेगा, मतलब उनको वैल्यू नहीं देगा या फिर उनके साथ गलत व्यवहार करेगा। ऐसा नहीं था। हर्षवर्धन सभी धर्मावलंबियों को यानी कि सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के साथ क्या करता था? अच्छा व्यवहार करता था। और इसने कई स्तूप, बौद्ध विहार एवं कुछ अस्पतालों का क्या करवाया था? निर्माण भी करवाया था। इसने कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था। यानी कि हम लोग देखते थे कि बौद्ध संगीति का आयोजन होता था, जैसे प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति। जो कि प्रथम बौद्ध संगीति था वो कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। जो कि कौन करवाया था? आप बताइए कौन करवाया था? अजात शत्रु ने करवाया था। ठीक है। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो 383 ईसा पूर्व में होता है। तो इस तरीके से यानी कि बुद्ध धर्म के ऊपर चर्चा करने के लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाता था जिसको क्या बोलते थे? बौद्ध संगीति बोलते थे। तो जो 5वीं बौद्ध संगीति है वो हर्षवर्धन कहाँ पे करवाता है? कन्नौज में करवाता है। और कब करवाता है? 643 ईस्वी में करवाता है। और इसमें लगभग 20 राजाओं सहित हजारों तीर्थयात्री एवं विद्वान शामिल हुए। और हेमन इस सभा का मुख्य अतिथि था। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। यानी कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई इसके बाद उत्तर भारत में ऐसे कहा जाए तो एक अराजकता सी स्थिति हो गई, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब कोई सेंट्रल पोजीशन पे जो राजा है, अगर कोई शक्तिशाली है, जब उसकी मृत्यु होती है तो वो उतने बड़े क्षेत्र को कंट्रोल करने वाला जो दूसरा राजा है वो जल्दी सामने नहीं आता है। इस तरीके से समाज में, इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो साम्राज्य है उसमें क्या हो जाता है? एक एनार्की जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब अव्यवस्था उत्पन्न हो जाता है। कोई ये अगर छोटे छोटे प्रांतों में वो साम्राज्य डिवाइडेड है तो यहाँ के राजा आपस में लड़ने लगेंगे कि हम इस पोजीशन पे आएंगे, हम इस पोजीशन पे आएंगे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो अराजकता
स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वही स्थिति हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भी हुआ। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने हर्ष के साम्राज्य का भ्रमण किया था और उसने हर्ष के प्रशासन एवं आम लोगों के जीवन का विस्तृत वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। और हर्ष के को ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म का महान उपासक बताया, लेकिन वह शिव और सूर्य का भी उपासक था। तो ऐसा नहीं था कि हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म अच्छा लग रहा है तो वो हिंदू धर्म के जो कल्चर है उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं था। वो सूर्य और शिव का बहुत बड़ा उपासक था। आगे देखा जाए, अब आगे हमें पढ़ना है क्या, पल्लव और चालुक्यों के बारे में। अब ये पल्लव और चालुक्य क्या है, तो ये दक्षिण भारत के राज करने वाले के दक्षिण भारत के शासन करने वाले वंश हैं, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो क्या करा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, यानी कि जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया के बाद लगभग 200 वर्षों तक उत्तर भारत में हर्ष को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं हुआ। यानी कि जब गुप्त साम्राज्य का पतन होता है उसके बाद हर्षवर्धन को छोड़ करके और भी उत्तर भारत में कोई महत्वपूर्ण राजा ऐसा प्रभावशाली निकल करके सामने नहीं आया। अब इससे क्या हुआ कि इस काल में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र दक्षिण भारत के दो प्रमुख राजवंश वातापी के चालुक्य और कांची के पल्लव हुए। यानी कि हम लोगों ने देखा कि जो मतलब जो हिस्ट्री है वो किसके अधीन घूमते रहता है। तो जो कोई भी प्रभावशाली राजा होगा उसके आसपास, यानी कि उसी के आसपास जो हमारा हिस्ट्री है, जैसे अगर बोले तो अशोक क्या था, एक बहुत बड़ा प्रभावशाली राजा था, तो हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा। लेकिन जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत में कोई ऐसा प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा उभर करके सामने नहीं आया। तो जो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में दो राजवंश थे। एक राजवंश जो था वो चालुक्य था, जो कि कहाँ का था, वातापी का चालुक्य, और कांची के पल्लव जो है उनके राजनीतिक गतिविधियों के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, वातापी के चालुक्य। अब वातापी एक जगह है जहां पे क्या थे, चालुक्य वंश का शासन चला था। तो क्या करा कि इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा पुलकेशियन प्रथम हुआ। तो चालुक्य वंश का चालुक्य वंश की अगर बात की जाए तो चालुक्य जो है वो शासन कहाँ पे करे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पश्चिमी चालुक्य, राष्ट्रकूट जो है ये लोग है, ठीक है। तो इस हिस्से पे यानी कि दक्षिण भारत में इस हिस्से पे कौन से वंश का शासन चल रहा था, चालुक्य वंश का, ठीक है। अब यहाँ पे इस चालुक्य वंश का अगर बात की जाए तो सबसे जो प्रतापी राजा यानी कि प्रथम प्रतापी राजा यानी कि प्रथम महत्वपूर्ण जो राजा था वो कौन था, पुलकेशियन प्रथम। कौन था, पुलकेशियन प्रथम। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चालुक्य वंश का प्रथम प्रतापी राजा कौन था, यानी कि या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि जो पुलकेशियन प्रथम है वो किस वंश से बिलोंग करता है, यानी कि किस वंश का राजा था। तो आपको क्या आंसर देना है, चालुक्य वंश का। अब देखो ये जो पुलकेशियन प्रथम था, लेकिन पुलकेशियन द्वितीय इस वंश का सबसे महान राजा था, यानी कि पुलकेशियन द्वितीय क्या था, चालुक्य वंश का सबसे महान राजा था। अब इसको महान क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसने हर्षवर्धन को हराया था। क्या क्या था, हम लोगों ने देखा था, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हर्षवर्धन नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण भारत में भी अपना क्या करना चाहता था, साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया, इसको रोक दिया और इसको हर्षवर्धन को क्या किया था, हरा दिया था। इसलिए जो पुलकेशिन द्वितीय है उसको क्या है, चालुक्य वंश का एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। और 611 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने गद्दी पर बैठने के साथ ही आंतरिक समस्याओं का सामना किया और इन समस्याओं से निपटने के बाद इसने दक्षिण के राज्यों के कदम्ब, गंग, कोंकण के मौर्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और इसके बाद इसने पूरी, मालवा और गुजरात के राजा को भी पराजित कर अपने अधीन किया। और पुलकेशिन की सबसे बड़ी विजय हर्ष के विरुद्ध थी, जो दक्षिण भारत की ओर अपने साम्राज्यों को बढ़ाना चाहता था। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, हर्ष पर विजय के बाद उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था, जब ये उत्तर भारत के एक बहुत शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन को जब हराता है, तब इसने अपने आप को एक उपाधि दिया। और वो क्या, किस चीज का उपाधि था, कौन से नाम था इसका, उत्तरापथ स्वामी। यानी इसने अपने आप को क्या बोला कि हम उत्तरापथ स्वामी हो गए। क्यों, क्योंकि हमने उत्तर भारत के एक महान और एक शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन को हराया है। और हर्षवर्धन से युद्ध जीतने के बाद इसने अपने आप को कौन सा उपाधि धारण किया, तो उत्तरापथ स्वामी बोला। यानी कि अब ये उत्तरापथ स्वामी के भी नाम से जाना जाने लगा। अब क्या करें कि पुलकेशिन द्वितीय अब कांची के पल्लवों को भी जीतना चाहता था। इस समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन था जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। अब ये क्या चाह रहा था, अब यहाँ पे देखो ये कहानी समझ में आएगा। अब ये क्या कर रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि ये है नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी है। अब नर्मदा नदी को पार करके, ये दक्षिण भारत का मैप है, तो नर्मदा नदी को पार करके जो हर्षवर्धन है वो इन एरिया पे कब्जा करना चाहता था। लेकिन यहाँ से इस जगह पे कौन सा शासक था, पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहा था। तो पुलकेशिन द्वितीय क्या कर देता है, हर्षवर्धन को हराता है। अब हर्षवर्धन वहां पे हार गया, वो चला गया नॉर्थ इंडिया में अपना शासन कर रहा है। ठीक उसी समय पुलकेशिन द्वितीय क्या चाहता है कि ये जो पूर्वी चालुक्य है और ये पल्लव वंश है कांचीपुरम के, इन सभी को हरा करके अपने साम्राज्य को क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। और ये पल्लवों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पल्लव वंश, ठीक है, पल्लव साम्राज्य है। तो इन एरिया पे भी पुलकेशिन द्वितीय जो है वो अटैक करना चाहता है और इनके साम्राज्य को अपने हिस्से में मिलाना चाहता है। अब पल्लव का जो राजा था जिसका क्या नाम था, नरसिंह वर्मन। अब नरसिंह वर्मन क्या करता है, वो तो चुपचाप बैठा नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या करता है कि नरसिंह वर्मन था जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। अब बोल रहा कि अच्छा हर्षवर्धन को हरा दिया तो इसका मतलब मुझे भी हराओगे। यहाँ पे
पल्लव वंश का जो शासक था नरसिंह वर्मन, वो क्या बोलता है कि तुमने हर्षवर्धन को हरा दिया तो इसका मतलब क्या है कि तुम मुझे भी हराओगे। और यहाँ से नरसिंह वर्मन क्या करता है, पल्लव यानी कि जो पुलकेशिन द्वितीय है, इन दोनों के साथ में युद्ध होता है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय पल्लव वंश को अपने हिस्से में मिलाना चाहता था। और इन्हीं दोनों के युद्ध में क्या कर देता है, जो पल्लव वंश का शासक है नरसिंह वर्मन, वो पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है। अब इससे क्या होता है, जब ये युद्ध को हारता है तब नरसिंह वर्मन ने अपनी वातापी यानी कि बादामी आंध्र प्रदेश को भी जीत लिया और पुलकेशिन द्वितीय युद्ध करते हुए मारा गया। और नरसिंह वर्मन क्या कर देता है, युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय को मार देता है। और पुलकेशिन द्वितीय यानी कि जो चालुक्य का जो साम्राज्य है, यानी कि आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, उसको भी क्या कर देता है, पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन जीत लेता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, परमेश्वर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों एवं साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। इसके बारे में दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल अभिलेख से हर्ष पर विजय के संदर्भ में जानकारी मिलती है। अच्छा, तो ये जो पुलकेशिन द्वितीय जो है वो हर्षवर्धन को हराया था, ये तो हम लोगों ने जाना। अब ये उस समय हराया था, ये कहानी कहने के लिए तो कोई था नहीं हमें, तो पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराता है, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो वो हमें मिलती है इसके जो दरबारी कवि थे। जैसा कि हमने बताया कि जो भी राजा होते थे वो अपने दरबार में कवियों को, संगीतज्ञों को, इतिहासकारों को, बहुत से लोगों को अपने दरबार में रखता था, चिकित्सकों को रखता था। तो ये जो दरबारी कवि थे किसके, पुलकेशिन द्वितीय के, जिसका क्या नाम था, रवि कीर्ति। अब रवि कीर्ति ने क्या लिखा है, एहोल अभिलेख लिखा है। क्या लिखा है, एहोल अभिलेख। और एहोल अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलता है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय कैसे हराया है, कब हराया है, क्यों हराया है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलता है, एहोल अभिलेख से मिलता है। तो हम लोगों ने ये देखा, हर्षवर्धन को देख लिया, पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का शासक है उसको भी देख लिया। अब हमें क्या देखना है, पल्लव के बारे में देखना है, यानी कि कांचीपुरम के, कांची क्षेत्र के जो राजा है, पल्लव वंश का जो शासन चल रहा है, जो नरसिंह वर्मन है, जो पुलकेशिन द्वितीय को हराता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्या कहे कि दक्षिण भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में पल्लवों का विशेष स्थान है। यानी कि जिस प्रकार से उत्तर भारत के मौर्यों का, गुप्तों का, हर्षवर्धन का प्रभाव है इतिहास में, ठीक उसी तरीके से अगर बात किया जाए तो दक्षिण भारत में भी चालुक्यों का, पल्लवों का, पांडवों का, चेरों का, इन सभी का स्थान है। ठीक उसी तरीके से पल्लव वंश का भी जो है इतिहास में, दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। और भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में पल्लवों का विशेष स्थान है। और इन्होंने क्या किया था कि 6ठी सदी में अपनी राजधानी कांचीपुरम में स्थापित की। यानी कि जो पल्लव वंश है, ये अपनी राजधानी किस जगह को बनाया, तो कांचीपुरम को बनाया। किसको बनाया, कांचीपुरम को। अब देखो, इनका प्रभुत्व तमिल क्षेत्रों के उत्तरी भाग में 9वीं सदी तक कायम रहा। यानी कि जो पल्लव शासक थे, इनका प्रभाव जो है वो तमिल क्षेत्र में, यानी कि तमिल क्षेत्र के उत्तरी भाग में कब तक रहा, तो 9वीं सदी तक रहा। और अपने साम्राज्य के उत्तर में अवस्थित चालुक्यों एवं दक्षिण में चोलों एवं पांड्यों के साथ इनका सदैव संघर्ष होते रहता था। तो हमें ये भी याद रखना है कि दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख शासन करने वाले राजवंशों के बारे में अगर हमें बात करनी है तो कौन कौन से लोग थे, तो एक तो हम लोगों ने देखा क्या, चालुक्य के बारे में, पल्लव तो खुद थे, उसी तरीके से चोल भी थे, और पांड्य भी थे, और चेर भी थे। यानी कि कुछ ये महत्वपूर्ण शासक वर्ग था जो कि दक्षिण भारत में शासन कर रहा था। तो पल्लवों का संघर्ष किसके किसके साथ होता था, तो चालुक्यों के साथ तो होता ही होता था, साथ ही साथ पल्लव के दक्षिण में कौन थे, चोल साम्राज्य था, तो उनके साथ होता था, साथ ही साथ पांड्य साम्राज्य था, उनके साथ भी इनका संघर्ष होते रहता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो एरिया है हम लोग देख लेते हैं। ये क्या देखे कि है चालुक्य साम्राज्य। ठीक है, इधर देखिए ये पश्चिमी चालुक्य है, ये पूर्वी चालुक्य है। ये हो गया पल्लव वंश का शासन है। नीचे हम लोग देखते तो ये है चोल वंश का शासन है। क्या है, चोल वंश का। और सबसे दक्षिण में अगर देखा जाए तो ये पांड्य वंश का शासन है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पांड्य वंश हो गया, ये चोल वंश हो गया, और ये पल्लव वंश हो गया। और ऊपर देखे तो चालुक्य वंश, और ये पूर्वी चालुक्य है, और ये है पश्चिमी चालुक्य। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि दक्षिण भारत में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से शासकों का शासन चला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पल्लवों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक, यानी कि जब पल्लव वंश का स्थापना हुआ था तो इसका जो प्रथम महत्वपूर्ण शासक था वो कौन था, महेंद्र वर्मन। कौन था, महेंद्र वर्मन प्रथम। कब से कब तक, 600 ईस्वी से लेकर के 630 ईस्वी तक। और चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया था। यानी कि हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो इन दोनों के बीच में, यानी कि पल्लवों और चालुक्यों के बीच में, यानी कि बोल सकते हैं कि मतलब परदादा के समय से ही इसकी लड़ाई चल रहा था। यानी कि चालुक्य चाहते थे पल्लव पे अटैक करना, कभी पल्लव अटैक करते थे चालुक्य के ऊपर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसका जो प्रथम शासक था महेंद्र वर्मन, उसको क्या किया था, इसने पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन एक महान योद्धा था जिसने क्या किया था, और उसने अपने पिता के पराजय का बदला लिया और पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर इसने वातापी कुंड की उपाधि धारण की। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा कि महेंद्र वर्मन को किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। और पुलकेशिन द्वितीय जब हराया तो इसका बदला कौन लिया, उसका बेटा लिया। उसका बेटा कौन था, नरसिंह वर्मन। और नरसिंह वर्मन कैसा था, एक महान योद्धा था, यानी कि एक शक्तिशाली शासक था। और ये बोलता है कि अच्छा तुमने मेरे पिता को हराया, यानी कि महेंद्र वर्मन को हराया, अब मैं तुम्हें हराऊंगा। और कौन था ये हराने वाला, नरसिंह वर्मन। यानी कि नरसिंह वर्मन कौन था, महेंद्र वर्मन का बेटा था। और ये अपने पिता के पराजय का बदला किससे लेता है, पुलकेशिन द्वितीय, जो इसने इसके पिता को हराया था। और उसको उसी युद्ध में क्या कर देता है, मार देता है पुलकेशिन द्वितीय को। और
इसको मारने के बाद यानी कि इसको हराने के बाद वातापी कुंड की उपाधि धारण की। कौन? नरसिंह वर्मन ने, यानी कि नरसिंह वर्मन वातापी कुंड, वातापी के शासक को हमने हरा दिया, इसलिए मैं क्या लेता हूं? वातापी कुंड की उपाधि धारण करता हूं। तो यहाँ पे वातापी कुंड किसको बोला गया? नरसिंह वर्मन को। अच्छा, आप ये बताइए कि जब पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराया था तो ये अपने आप को कौन सा उपाधि दिया था? ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमने अभी पढ़ाया था, यानी कि इसी वीडियो में हमने पढ़ाया था कि जो पुलकेशिन द्वितीय है जब ये हर्षवर्धन को हराया था तो अपने आप को कौन सी उपाधि धारण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब देखो पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में जान लेते हैं कि पल्लव की सांस्कृतिक उपलब्धि क्या थी। तो पल्लवों को द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? तो पल्लवों को जाना जाता है। पल्लव कालीन वास्तुकला के उदाहरण इनकी राजधानी कांचीपुरम एवं महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। यानी कि पल्लवों ने वास्तुकला को काष्ठ और कंदरा कला से मुक्त किया। यानी कि पहले जितना भी कला और संस्कृति यानी कि जितने भी मंदिर और भवन बनाए जाते थे उनमें ज्यादातर काष्ठ का प्रयोग किया जाता था। काष्ठ कहने का मतलब क्या है? लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसने क्या किया? काष्ठ और कंदरा कला से मुक्त किया और इनके समय में मंदिर निर्माण के 4 शैलियों का विकास हुआ। यानी कि पल्लवों के शासनकाल में मंदिर निर्माण के, यानी कि जो ये लोग मंदिर बनाते थे वो 4 तरीके से बनाते थे, 4 कला शैलियों का विकास किया। और इनमें रथ शैली के मंदिर महाबलीपुरम में बने हैं जो देखने में रथ की तरह लगते हैं। अन्य शैलियों में तटीय मंदिर और कांची के कैलाशनाथ मंदिर महत्वपूर्ण है जो स्थापत्य कला के असाधारण नमूने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैलाश मंदिर है। ठीक है, आगे ये क्या आप जानते हैं? मैं थोड़ा पढ़ लेते तो क्या है कि काष्ठ कला क्या है कि मंदिर निर्माण या वास्तुकला के विविध रूपों में लकड़ी के प्रयोग की प्रधानता रहती है। इस कला में मंदिरों के दीवार बीम और छत के निर्माण में लकड़ी को अलंकृत कर इस्तेमाल किया जाता है। द्रविड़ शैली क्या है? तो ये काष्ठ कला देख लिए। अब द्रविड़ शैली क्या है कि द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत की कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं और इसमें मंदिर का आधार आयताकार तथा शिखर गर्भगृह के ऊपर अनेक खंडों में बना होता है। ऊपर का प्रत्येक खंड क्रमशः अपने नीचे के खंड से छोटा होता है और शीर्ष भाग में गुंबद के आकार की कई स्तूपिकाएं होती हैं। आगे चलकर मंदिर के साथ साथ स्तंभ युक्त मंडप, गलियारा और गोपुरम के गोपुरम जिसको प्रवेश द्वार भी बोलते हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो यानी कि यह है द्रविड़ शैली। यानी कि द्रविड़ शैली में क्या है कि मंदिर का जो बेस होगा वो कैसा होगा? चौकोर होगा और उसके बाद ऊपर के जितने भी हिस्से बनते जाएंगे वो क्या होते जाएंगे? नीचे से छोटे होते जाएंगे और ऊपर एक गोल गुंबद बनेगा। तो ये जो शैली ये क्या कहलाती है? इस शैली में बने हुए मंदिरों को क्या बोलते हैं? द्रविड़ शैली। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पल्लवों ने संस्कृत और तमिल भाषा को भी संरक्षण प्रदान किया और महेंद्र वर्मन स्वयं एक महान विद्वान था। यानी कि नरसिंह वर्मन का पिता जिसका क्या नाम था? महेंद्र वर्मन, जिसको पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, ये क्या था? एक महान विद्वान था। और पल्लवों के समय वैष्णव संत, भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले वैष्णव संत एवं शैव संतों जो शिव भक्त थे यानी कि शिव में विश्वास करते थे को भी सम्मान प्रदान किया। आगे चलकर दक्षिण भारत में पल्लवों का और दक्षिणापथ में चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया। यानी कि पल्लव और चालुक्यों के स्थान पे एक नया राजवंश आता है, उसका क्या नाम है? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट के बारे में हम लोग क्लास 7th में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग ट्रिपरटाइट स्ट्रगल यानी कि त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रकूट हो गया, गुर्जर हो गया, पाल हो गया, गुर्जर प्रतिहार हो गया और पाल वंश आता है। बंगाल और बिहार वाले हिस्से में पाल वंश की स्थापना होती है और नॉर्थ इंडिया में यानी कि राजस्थान वाले हिस्से में गुर्जर और प्रतिहार वंश आते हैं और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश आते हैं। और इन तीनों के बीच में कन्नौज के ऊपर अब ये प्रभाव जमाने के लिए युद्ध होता है और जिसको तीनों लोग आपस में, कभी ये कन्नौज के ऊपर कब्जा करता है, कभी राष्ट्रकूट कन्नौज के ऊपर कब्जा करते हैं, कभी गुर्जर प्रतिहार कन्नौज के ऊपर कब्जा करते हैं और कभी कभी पाल वंश के शासकों का कन्नौज के ऊपर कब्जा होता है। तो ये हम लोग देखेंगे और ये तीनों लोग आपस में लड़ते हैं जिसको क्या बोलते हैं? त्रिपक्षीय युद्ध बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि जो मध्यकालीन भारत है वो यहाँ से मध्यकालीन भारत की होती है और एंशिएंट हिस्ट्री का क्या होता है? खत्म होता है। यानी कि हमारा जो प्राचीन भारत है इस यहाँ से खत्म होता है और यहाँ से क्या शुरू होता है? मध्यकालीन भारत, जो कि हम लोग क्लास 7th में यानी कि जब आप 7वें में चले जाइएगा तब आपको त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें कि दक्षिण भारत के राज्यों में स्थानीय स्वशासन, उस समय के ऐतिहासिक स्रोतों से हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और ग्रामीण स्तर पर 3 तरह के संगठन थे, उर, सभा और नगरम। उर के सदस्य सामान्यतः प्रभावशाली व्यक्ति होते थे और इनमें ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन भी कहा जाता था। और सभा कई उपसमितियों में विभक्त थी। इनका कार्य सिंचाई का साधन विकसित करना था और खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न कामों को देखना था और सड़क निर्माण करना, स्थानीय मंदिरों की देखरेख करना और शिक्षण संस्थानों में बाजारों की व्यवस्था करना मुख्य कार्य था। यानी कि सभा और उप समितियों में, जो सभा कई उप समितियों में विभाजित होती थी और ये लोग इन सारे कार्यों को देखते थे। नगर का व्यापारियों का संगठन था और इस पर शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का क्या होता था? नियंत्रण था। और ये संस्थाएं आगे की सतह आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग जो वीडियो है वो लाइक नहीं करते हैं, पहली बात, और दूसरी बात कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं नालंदा महाविहार के बारे में। जैसा कि हम लोग क्लास के स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब ये चैप्टर की शुरुआत हो रही थी तो उसमें हम लोग नालंदा महाविहार के बारे में पढ़े थे। और क्या करें कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके होंगे कि प्राचीन काल में
जो विद्यार्थी होते थे वो गुरुकुल में कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने ज्ञान के द्वारा समाज को कैसे सही रास्ता दिखाते थे, ये हम लोग पिछले जो भी चैप्टर्स हैं उनमें हम लोगों ने पढ़ा था। और खास करके जो वैदिक सभ्यता वाला जो समय था उसमें गुरुकुल वाली पद्धति चलती थी, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते थे वो गुरु जी के घर पे जाकर के वहां गुरुकुल में ये लोग पढ़ाई करते थे और गुरु जी का जो दैनिक जो कार्य होता था, यानी कि फसल उपजाना, जंगल से जाकर के लकड़ी लाना, खाना बनाना, ये सारे कार्य जो है वो स्टूडेंट लोग करते थे और गुरु जी इनके बदले क्या करते थे, सभी को शिक्षा देते थे। और बाद में ये लोग आकर के अपने ज्ञान का उपयोग करके जो ज्ञान गुरु जी से ये लोग प्राप्त करते थे उनसे ये लोग क्या करते थे कि समाज को सही रास्ता दिखाते थे। धीरे धीरे यह ज्ञान ब्राह्मणों और मंदिरों के प्रांगण तक सीमित हो गया। आगे चल करके हम लोग देखें कि वैदिक काल में ये प्रक्रिया गुरुकुल वाली चलती रही, बाद में ये आगे चल करके ये जो ज्ञान है वो कहां सीमित हो गया, तो ब्राह्मणों एवं मंदिरों के प्रांगण तक सीमित हो गया। ज्ञान पर, धर्म और कर्म पर अंधविश्वासों का प्रभाव बढ़ गया। ऐसी परिस्थिति में नालंदा, विक्रमशिला एवं उदंतपुरी, जो कि बिहार शरीफ को बोला जाता है, में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। यानी कि अब हम लोगों ने देखा कि रूढ़िवादी बढ़ती गई। आप सोच के देखो कि जिसके पास ज्ञान है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता था और समाज में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता था और वो अपना ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखना चाहता था, जिससे कि बाहरी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति न हो। मतलब सभी लोगों को, जो भी जैसे कि समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर रखा था इन लोगों ने, तो ज्ञान के ऊपर सिर्फ ब्राह्मणों और क्षत्रियों का ही, ज्यादातर ब्राह्मणों का ही सोचते थे कि प्रभाव बना रहे। जितना भी वेद पढ़ने का जो कार्य है वो ब्राह्मणों तक सीमित रहे, पठन पाठन का कार्य सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित रहे, शूद्रों को तो मतलब ज्ञान वाले जो कार्य है इनसे तो दूर ही रखा जाता था। तो इन सब चीजों से समाज में क्या है, एक तरीके से देखे तो असमानता बढ़ रही थी। इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए कहां पे, तो नालंदा महाविहार की स्थापना होती है, विक्रमशिला की स्थापना होती है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और उदंतपुरी, जो कि बिहार शरीफ को बोला जाता है, वहां पे जो बौद्ध भिक्षु है इन लोगों ने क्या किया, और जो शासक हुए, जो महत्वपूर्ण शासक हुए, जो लोगों के लिए अच्छे तरीके से कार्य करना चाहते थे, इन लोगों ने सोचा कि समाज को आगे बढ़ाना है। अगर समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा, तब तक समाज जागरूक नहीं होगा, तब तक लोगों का विकास नहीं होगा। तो इन सब चीजों के लिए क्या किया, जो महत्वपूर्ण शासक हुए उन लोगों ने इन विश्वविद्यालयों की स्थापना करना शुरू किया और इनमें नालंदा महाविहार का विशेष स्थान है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है नालंदा महाविहार। जब आप राजगीर घूमने जाइएगा तो यहाँ पे घूमने जरूर जाइएगा। ठीक है, स्कूल के तरफ से बच्चों को घुमाने के लिए, यानी कि भ्रमण करवाने के लिए लेकर के जाया जाता है। अभी तो कोविड के समय में जो भी भ्रमण वाला जो कार्य है वो थोड़ा रुका हुआ है। आगे बढ़े तो नालंदा दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित है, यानी कि नालंदा कहाँ स्थित है, दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट, यानी कि राजगीर के निकट स्थित है। इसके अवशेष मुख्य भवन के अतिरिक्त बड़गांव, जो कि बेगमपुर आदि गांव में दूर दूर तक बिखरे हुए। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी के मुख्य स्रोत ह्वेनसांग का विवरण एवं इस अवशेष जो कि अभी विद्यमान है ये है। और इत्सिंग ने भी यहाँ 10 वर्ष बिताए थे। चीनी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि यहाँ हजारों की संख्या में शिक्षक और छात्र रहते थे। यानी कि समाज को जागरूक करने के लिए, समाज में शिक्षा का माहौल बनाने के लिए, समाज को शिक्षित करने के लिए ये महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। और सोच के देखिए कि प्राचीन समय में हमारा बिहार कितना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, हमारे बिहार का कितना गौरवशाली था कि यहाँ पे बिहार में विदेशों से विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। और आज बिहार का जो शिक्षा के मामले में स्थिति देख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी दयनीय स्थिति उत्पन्न हो गई है आज के समय में। लेकिन अब जो प्रक्रिया है वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है और क्या है, शिक्षा की स्थिति सुधर रही है बिहार में। तो सोच के देखिए हमारा जो इतिहास था वो कितना गौरवशाली था, कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय जैसे महाविद्यालयों में विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय की आय का मुख्य स्रोत, अब हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे हजारों छात्र और सैकड़ों शिक्षक अगर पढ़ा रहे हैं तो इनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए धन भी तो चाहिए। तो इन लोगों का आय का जो मुख्य स्रोत था वो क्या था, अनुदान में मिले लगभग 200 गांव थे। यानी कि राजा क्या करता था कि इनको अनुदान में 200 गांव दे देता था। 200 गांव दिए हुए था। 200 गांव कहने का मतलब क्या है कि उन 200 गांवों में जितना भी राजा को टैक्स मिलेगा, यानी कि वो जो 200 गांव वाले लोग हैं जब फसल का उत्पादन करेंगे तो वो क्या करेंगे, टैक्स के रूप में राजा को देते थे। तो राजा ने ये बोला कि ठीक है, आप ये जो 200 गांव के जो भी लोग हैं ये लोग क्या करेंगे, ये टैक्स मुझे न देकर के नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंचाएंगे, जिससे कि यहाँ पे रह रहे शिक्षक और जो स्टूडेंट हैं उनका भरण पोषण हो सके, यानी कि ये लोग खा पी सके, इनका खर्च चल सके। इसके लिए अब देखो, इसके लिए क्या था कि इसके अतिरिक्त इन्हें कुछ राजकीय अनुदान एवं विदेशी सहायता भी मिलती थी। यानी कि विदेशी स्टूडेंट जब आते थे तो वो लोग भी कुछ लेकर के आते थे, जिससे कि यहाँ पे जो रहने वाले जो विश्वविद्यालय का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश पाना काफी कठिन था। ऐसा नहीं था कि कोई भी जाकर के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सकता था। अध्ययन के लिए देश विदेश से छात्र आते थे और छात्रों से उनकी विशेषज्ञता के विषय में संबंधित सवाल पूछे जाते थे, जिससे उनके ज्ञान एवं आचरण की परीक्षा हो जाती थी। विश्वविद्यालय एवं छात्रावास दोनों में दिनचर्या नियमित एवं व्यवस्थित ढंग से होती थी। और ह्वेनसांग जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए उस समय यहाँ के आचार्य सीलभद्र थे। यानी कि जब जो चीनी स्टूडेंट ह्वेनसांग जब यहाँ पे नालंदा महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था तो उस समय यहाँ का जो प्रधानाध्यापक बोल सकते हैं, आचार्य जो थे वो कौन थे, सीलभद्र थे। और विश्वविद्यालय में सुबह से शाम तक शैक्षणिक कार्य चलते थे और संगोष्ठी प्रणाली
तरह तरह के शिक्षकों से प्रश्न पूछते थे एवं विचार विमर्श भी करते थे। उस समय लगभग सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें ब्राह्मण और बौद्ध धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दर्शन दार्शनिक एवं व्यवहारिक तथा विज्ञान एवं कला से संबंधित विषय महत्वपूर्ण थे। यानी कि कौन कौन से, तो आप देख सकते हैं ब्राह्मण के बारे में यानी कि वेदों के बारे में, धर्मनिरपेक्ष दार्शनिक यानी कि अलग अलग धर्मों के ऊपर, साथ ही साथ व्यापारिक और विज्ञान कला से संबंधित विषय के ऊपर क्या किया जाता था, यहाँ पे पढ़ाई होती थी। लेकिन विशेष बल विभिन्न पंथों, वेदों या सांख्य, संस्कृत, व्याकरण और महायान बौद्ध धर्म पर दिया जाता था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही उपाधि यानी कि जो डिग्री है वो प्रदान की जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय की एक समृद्ध लाइब्रेरी भी थी, जिसकी इमारत बहुमंजिली थी, और नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासकों हर्षवर्धन एवं पाल शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। लेकिन 11वीं-12वीं सदी में संरक्षण के अभाव एवं आर्थिक स्रोतों में कमी के कारण नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी गुप्त शासक थे, हर्षवर्धन था या फिर जो पाल शासक, बाद में हमने बताया कि हम लोग क्या पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, कि जो चैप्टर की शुरुआत होगी वो हर्षवर्धन के बाद जो त्रिपक्षीय युद्ध है, जो बंगाल बिहार वाला हिस्सा है, वो पाल शासकों के, पाल वंश का यहाँ पे शासन स्थापित हो जाता है और पाल शासकों का यहाँ पे प्रभाव रहता है। और पाल शासक जो थे वो भी नालंदा विश्वविद्यालय को क्या देते थे, ग्रांट्स देते थे, अनुदान देते थे, जिससे कि नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च है वो चल सके। लेकिन बाद में 11वीं-12वीं सदी आते आते जो शासक हैं वो इनको संरक्षण देना बंद कर देते हैं, इनको धन नहीं मिल पाता है, इसलिए इसके शैक्षणिक स्थिति में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि बंगाल विजय के क्रम में 1197 से 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट कर दिया था और पूरी संस्था को जला दिया था। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन नष्ट कर दिया, 1197 से 1200 ईस्वी के बीच में बख्तियार खिलजी जब ये बंगाल के ऊपर अटैक किया था तो इसने क्या कर दिया, नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, इसके लाइब्रेरी में आग लगा दिया। लेकिन साक्ष्यों के अभाव एवं अन्य साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इस विचारधारा को अमान्य कर दिया गया है। और ऐसा बोला जाता है कि बख्तियार खिलजी ने यहाँ पे आकर के अटैक किया और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ प्रॉपर जो साक्ष्य चाहिए इस चीज को सही प्रमाणित करने के लिए जो सबूत चाहिए वो सबूत नहीं मिल पाए, इसलिए इस विचारधारा को लोगों ने क्या कर दिया, अमान्य कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा था। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, संस्कृति और विज्ञान के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग जब इतिहास पढ़े थे 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच वाला, इसमें हम लोग पढ़े थे गुप्त साम्राज्य के बारे में, और गुप्त साम्राज्य के बारे में उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था चालुक्यों, पांड्यों और चेरों के बारे में, और साथ ही साथ हर्षवर्धन के बारे में भी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, अब क्या करें कि भारत के इतिहास में 4वीं से 7वीं सदी के बीच का जो समय है वो सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि 4वीं शताब्दी से लेकर के यानी कि 4वीं शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी के बीच वाला जो पीरियड है, इसमें भारतीय इतिहास में यानी कि उस समय का जो भारतीय इतिहास का जो पीरियड है, उस समय भारत में साहित्य के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रगति हुआ था। भारत में बहुत अच्छे अच्छे आविष्कार हुए थे, बहुत सारी चीजों का आविष्कार हुआ था। ठीक है ना, और बहुत ही एक से एक बेहतरीन जो वैज्ञानिक है वो भारत में पैदा हुए थे और उन्होंने अद्भुत काम किया था। अब क्या करा है कि इन 400 वर्षों में समाज, धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ऐसे कई कार्य हुए जिसे आज भी याद रखा जाता है। ठीक है ना, अब देखो इसमें हुआ क्या था, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते पुराण और महाकाव्य काल क्या होता है। यानी कि पुराण और महाकाव्य काल, जैसा कि हम लोग जानते हैं रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब की कहानी सुनते हैं हम लोग, पढ़ते हैं रामायण में राम जी की कहानी बताई जाती है, उनकी जीवनी के बारे में बताया जाता है, उनके समय के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे किस तरीके से उनका विकास होता है, वो कैसे बड़े होते हैं, उनका मतलब पूरा जो जीवन है उनके बारे में बताया जाता है राम जी के रामायण में। उसी तरीके से महाभारत में हमें पढ़ना होता है श्री कृष्ण के बारे में और पांडव और कौरवों के बारे में पढ़ना रहता है, और उनकी कहानी से रिलेटेड हमें जानकारी मिलती है, कहाँ से, महाभारत से। तो आपने कभी सोचा है कि क्या जो रामायण वाली घटना है क्या वो सच है, और ये कब लिखा गया था, ये क्या एक महाकाव्य है, और साथ ही साथ महाभारत की जो घटना है क्या ये सच है, क्या ये 100% सत्य है, या और ये कब लिखा गया था। तो जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि ये जो 4वीं शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी के बीच वाला जो पीरियड था, इसी समय में जो रामायण हो गया, महाभारत हो गया और जितने भी पुराण है उन सभी का जो रचना है, और साथ ही साथ तमिल साहित्यों को अंतिम रूप से संकलित कब किया गया था, इसी पीरियड में किया गया था। यानी कि 400 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी के बीच वाला जो पीरियड है, इसी पीरियड में रामायण और महाभारत को और साथ ही साथ जितने भी तमिल साहित्य है इन सभी को संकलित किया गया था अंतिम रूप से। ये पहले से लिखे जा रहे थे, लेकिन इसको अंतिम रूप से कब तक संकलित किया गया था, तो 400 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी के बीच वाला जो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में लिखा गया था। ठीक है, अब बात करें, और साथ ही साथ इस काल में अन्य लौकिक महाकाव्यों, गैर धार्मिक साहित्यों की भी रचना हुई थी, और इसलिए इस काल को महाकाव्य काल कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में महाकाव्य काल किसे कहा जाता है, तो 400 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी के बीच वाला जो पीरियड है उसको क्या बोलेंगे, महाकाव्य काल बोलेंगे। और इसको महाकाव्य काल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसी समय में, इसी काल में महाकाव्यों की रचना हुई थी, जिसमें हो गया रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तमिल साहित्य हो गया, और भी जो गैर रिलीजन यानी कि गैर धार्मिक जो साहित्य है उनका संकलन हुआ था। इसलिए इस पीरियड को क्या बोलते हैं, महाकाव्य काल
काल बोलते हैं। और जितने भी पुराण है उनकी भी रचना कब हुई थी? इसी समय में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम क्या, कला और साहित्य के बारे में। तो देखो, यह काल साहित्य की रचना की दृष्टि से काफी समृद्ध रहा। समृद्ध रहने का मतलब क्या हुआ कि साहित्य की दृष्टि से, यानी साहित्य कहने का मतलब क्या होता है कि वैसी चीजें, वैसी बातें जो पढ़ने लिखने के काम में आते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं? साहित्य बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, नाटक हो गया, बुक पुस्तकें लिखी गई, बहुत सी चीजें लिखी गई, उन सभी का हम क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ने लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं? साहित्य कहलाते हैं। तो इन सब चीजों का, यानी कि साहित्यों का विकास इस समय में बहुत ही अच्छा रहा। यानी कि साहित्य की दृष्टि, साहित्य की रचना दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो ये जो समय था, ये काल जो था वो काफी समृद्ध रहा है। इस काल में कई धार्मिक और लौकिक साहित्यों की रचना हुई है। ठीक है ना। इन पुस्तकों में स्त्रियों एवं पुरुषों की वीर गाथाओं तथा देवताओं से संबंधित कहानियों को बड़े ही स्वाभाविक तरीके से लिखा गया है। जैसा कि हम लोग जब रामायण की कहानी सुनेगा तो कितना मधुर, मतलब कितना अच्छे तरीके से वेल मतलब क्या बोल सकते हैं कि इतने अच्छे तरीके से इस कहानी को बनाया गया है। जब हम सुनते हैं तो एकदम हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड महसूस होता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया गया था, इस पीरियड में लिखा गया था। और पुराणों की रचना इसी काल में हुई थी। पुराणों से हमें धार्मिक और सामाजिक कहानियों के अतिरिक्त राजवंशों की वंशावली भी मिलती है। यानी कि जब हम पुराण पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे वंश के बारे में बताया जाता है कि प्राचीन काल में ये राजा होते थे, उनके ये वंशज थे, इन्होंने ये घटनाएं की, ये युद्ध लड़े, इन्होंने ये मतलब अलग अलग देवताओं की पूजा की, उनसे ये प्राप्त हुआ। इन सारी चीजों के बारे में जो जानकारियां हैं वो कहां से मिलती है? तो पुराणों से मिलती है। ठीक है। अब क्या करा कि हिंदू रीति रिवाजों एवं कानूनों से संबंधित कई पुस्तकों की रचना भी इसी काल में हुई थी। यद्यपि रामायण और महाभारत की रचना कई सौ वर्षों में हुई, लेकिन इसे अंतिम रूप से पुराणों की तरह इसी समय संकलित किया गया था। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये जो रामायण है और ये जो महाभारत है, इनकी रचना कब हुई थी? तो 400 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी के बीच वाला जो समय है, इसी समय में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी अंतिम रूप से। ऐसे तो लिखने में इसको वर्षों लग गया था। ठीक है। अब बात करें कुमार संभव। ठीक है ना। कुमार संभव एक साहित्य है। इसमें क्या है कि शिव और पार्वती के प्रेम और प्रणय दृश्यों का वर्णन है, जिसमें जब हम कुमार संभव पढ़ते हैं तो इसमें यह बताया गया है कि जो पार्वती है वो शिव से विवाह करने के लिए कितनी कठोर तपस्या की थी, और उसका बड़ा ही रोचक एवं सजीव वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। ठीक है ना। अब बात करें गुप्त काल में कई ऐसे दरबारी कवि थे, जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में या फिर इतिहास के जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें आप लोग एक चीज देखे होंगे, और वो क्या देखे होंगे कि जितने भी राजा होते थे वो अपने दरबार में, यानी कि जो राजा का कोर्ट होता था, उसमें बहुत से लोगों को स्थान दिया जाता था। जैसे वैज्ञानिक हो गए, मंत्री हो गए, कवि हो गए, नृत्य करने वाले हो गए, गाना गाने वाले लोग हो गए, ये सब क्या होते थे? राजा के दरबार में रहते थे, राजा को मनोरंजन करने के लिए। तो उसी तरीके से राजा अपने कोर्ट में क्या रखते थे? कवि को रखते थे, जो कविताएं लिखते थे राजा के बारे में। अगर कोई बातें लिखनी हो, राजा की कहानी लिखनी हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? राइटर चाहिए, पोएट चाहिए। तो राजा अपने दरबार में कवि भी रखते थे। तो जो गुप्त काल के जो दरबारी कवि थे, उनकी रचनाएं तो हमें प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उनकी रचनाओं के अभिलेखीय प्रमाण मौजूद है। जैसा कि आप हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में ज्यादातर जो जानकारियां हैं वो किसके बारे में है? समुद्रगुप्त के बारे में। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसको किसने लिखा था? तो वो जो गुप्त काल के जो दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, वो कौन थे? हरिसेन। तो हरिसेन जी ने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति। और जब हम प्रयाग प्रशस्ति पढ़ते हैं तो हमें गुप्त काल की बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं हमें पता चलती है। ये काव्य शैली में कालिदास की तरह थे। और ये जो हरिसेन थे ना, वो अगर अपने जो काव्य यानी कि जो कविताएं हैं वो लिखने की उनकी शैली किसकी थी? तो कालिदास जिस शैली में लिखते थे, ठीक उसी शैली में हरिसेन जी भी क्या है, ये कविताएं लिखते थे, अपना काव्य रचना करते थे। और क्या करा है कि इस काल के महानतम रचनाकार कालिदास हैं, जिन्होंने कविता एवं नाटक दोनों ही क्षेत्रों में कई पुस्तकों को लिखा। तो अगर बात किया जाए तो ये जो महाकाव्य काल है, 400 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी के बीच वाला जो समय है, इस काल के सबसे जो महानतम रचनाकार है वो कौन है? कालिदास। और कालिदास ने क्या क्या लिखा है? तो कालिदास ने कविताएं लिखी है और साथ ही साथ नाटक भी लिखे हैं और बहुत सी पुस्तकें लिखे हैं। कालिदास के नाटक के बारे में बात किया जाए तो सुखांत और प्रेम प्रधान है। यानी कि जो कालिदास है वो उनका थीम क्या था? यानी कि ज्यादातर वो जो अपना नाटक है वो किन किन चीजों के ऊपर लिखते थे? तो वो सुखांत और प्रेम प्रधान के ऊपर लिखते थे, यानी कि प्रेम के ऊपर लिखते थे, जिसमें प्रेम के बारे में बताई गई हो, दो लोगों के बारे में या फिर बहुत से लोगों के बारे में, उनके बारे में जानकारियां दी गई हैं। और साथ ही साथ सुखांत और प्रेम प्रधान था। और इनकी रचनाओं में यानी कि जो कालिदास के जो नाटक होते थे, जो रचना है उनमें क्या है? ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव और रघुवंशम है। यानी कि ये सब उनके बुक्स का नाम है, ये आपको याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे कि रघुवंशम के लेखक कौन है, रघुवंशम के रचनाकार कौन है, तो आप क्या बोलिएगा? कालिदास। या फिर
कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहार, इन सारी रचनाओं के रचनाकार कौन है? कालिदास है। कालिदास अपने नाटकों में भाषा का चुनाव पात्र की सामाजिक स्थिति के अनुसार करते थे। अगर मान लीजिए अपने नाटक में अपने वो किसी उच्च सामाजिक स्तर के पात्र को संस्कृत में बोलते थे, यानी कि मान लीजिए कोई ब्राह्मण से रिलेटेड अगर कोई उनके नाटक में पात्र आ रहा है, कोई ऐसा क्या बोलते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति की चर्चा की जा रही है नाटक में जो ब्राह्मण है, तो उसके लिए जो कालिदास होते थे वो कौन से लैंग्वेज का यूज करते थे? तो संस्कृत का। और वहीं अगर निम्न सामाजिक स्तर के पात्र, जैसे मान लीजिए कोई दास हो गया, कोई राजा का नौकर हो गया, सारथी हो गया, तो उसके लिए अपने नाटक में कौन से शब्द, कौन से भाषा का प्रयोग करते थे कालिदास? तो वो हो गया, या फिर स्त्री के बारे में तो प्राकृत या फिर अन्य स्थानीय जो भाषा होती थी उनका वो प्रयोग करते थे। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य और नाट्य कला में दोनों ही दृष्टि से बेजोड़ है। और मालविकाग्निमित्रम नाटक शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। और साथ ही साथ इस काल के नाटक में शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम अन्य काव्यों की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें राजकीय जीवन एवं महाकाव्यों के प्रसंगों की बात नहीं की गई है। इनका नायक दखी ब्राह्मण सार्थवाह चारुदत्त एवं नायिका वसंत सेना नाम की गायिका है। और इस नाटक के सभी पात्र अपने अपने क्षेत्र की स्थानीय भाषा बोलते हैं, जो वास्तविक जीवन से ज्यादा करीब दिखाई देता है। और इस नाटक के सभी पात्रों की भाषा बड़ी सहज है, लेकिन उनमें भरपूर संवेदना भी दिखाई देती है। इसमें समाज के सभी वर्गों, राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, चोर, धूर्त, दास आदि का सहज चित्रण है। तो इन सारी चीजों की जानकारी, इन सारी चीजों का वर्णन किस रचना में है? तो शूद्रक के द्वारा जो रचना की गई है मृच्छकटिकम, उसमें हमें मिलती है। ठीक है। वही अगर बात की जाए, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्त नामक दो ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है। तो विशाखा दत्त ने कौन कौन से पुस्तक की रचना की है? तो वो लिखा है मुद्रा राक्षस और साथ ही साथ देवी चंद्रगुप्तम। और इन दो नाटकों में विशाखा दत्त ने क्या लिखा है? तो वही जहाँ पे मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, जो नाटक है, उसमें किन के बारे में लिखा गया है? तो चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है। जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे ट्रेंड किया और कैसे धनानंद को हरा करके मगध साम्राज्य की स्थापना की और मगध साम्राज्य को इतने बड़े क्षेत्र में विस्तारित किया, इनके बारे में, यानी कि चाणक्य की नीतियों के बारे में कौन से पुस्तक में लिखा हुआ है? तो मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस के जो राइटर हैं वो कौन है? तो वो है फ्रेंड्स विशाखा दत्त। और अगर बात करें देवी चंद्रगुप्तम की, तो देवी चंद्रगुप्तम में सकाधिपति एवं रामगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वध एवं ध्रुव देवी के साथ विवाह का चित्रण है, जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे, इसके पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि कैसे जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो सकाधिपति को जा करके और हत्या कर देता है और रामगुप्त की जो वाइफ है उसके साथ क्या कर लेता है? शादी कर लेता है ध्रुव देवी के साथ। तो ये जो कहानी है ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। और स्वयं हर्षवर्धन भी उच्च कोटि का नाटककार था। इसने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की। यह संस्कृत के गद्य साहित्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। और वहीं अगर बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में एक अमर सिंह ने अमर को संस्कृत शब्दकोश की रचना की। और वात्स्यायन का कामसूत्र भी इस काल का प्रसिद्ध लौकिक ग्रंथ है और इसमें व्यवहारिक जीवन के सभी पक्षों का तार्किक विवेचन किया गया। इसमें नागरिकों के लिए अच्छे व्यवहार, संगीत, नृत्य आदि की शिक्षा से संबंधित चर्चा, इसमें संपन्न नागरिक के दैनिक जीवन का वर्णन किया गया है। और अगर इसी समय में दक्षिण भारत की बात की जाए तो इसी दक्षिण भारत में भी कई महाकाव्यों की रचना हुई, जिनमें संगम साहित्य के नाम से, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। और इन ग्रंथों की रचना तमिल भाषा में की गई है। और इन इलगो नामक कवि ने, एक कवि है जिनका नाम है इलगो नामक कवि ने शिल्पादिक्रम की रचना की। इसमें केवलन नामक व्यापारी का उल्लेख है, जो अपनी पत्नी कनगी को छोड़कर माधवी नाम के विषय से प्रेम करता है। और राजा जौहरी के द्वारा चोरी करने का झूठा आरोप लगाने पर राजा के द्वारा उसे प्राण दंड दे दिया गया। और इसकी पत्नी कनगी ने अन्याय के विरोध में उसका मदुरा शहर को नाश कर डाला। और मणि मेखलाई लगभग 400 वर्षों के बाद तमिल भाषा में ही क्या सत्यनारायण द्वारा लिखा गया और इसमें केवलन को माधवी की बेटी की कहानी है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जितने भी कुछ प्रॉपर एक पात्र को उठाया जाता है और उसी के जीवन से रिलेटेड नाटक को गढ़ा जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस पीरियड में बहुत सी ऐसी रचनाएं की गई जो अपने क्षेत्र के, अपने समय के सबसे उत्कृष्टतम रचना में से जाना जाता है। और बहुत से एक से एक रचनाकार हुए, एक से एक कवि हुए, जिन्होंने अच्छी अच्छी रचनाओं का निर्माण किया। ठीक है। और आम लोगों के द्वारा भी कहानी और जो कविता है, गीत है और नाटक लिखे जाते थे। और इनमें से कुछ शिक्षाप्रद कहानियों का संकलन जातक साहित्य और पंचतंत्र में सम्मिलित है। आपने पंचतंत्र के विष्णु शर्मा द्वारा जो रचित पुस्तक है पंचतंत्र, उसके बारे में भी सुने होंगे, जो क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षाप्रद कहानी बोला जा सकता है, जिसको पढ़ने से हमें क्या मिलता है? शिक्षा मिलता है, नैतिक शिक्षा मिलता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि लोमड़ी की कहानी, और साथ ही साथ ये भी पढ़ा था बाघ की कहानी, जो क्या करता है कि एक लोमड़ी होता है और क्या, जैसे लोमड़ी और बाघ की कहानी। और एक ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि शेर बूढ़ा हो जाता है तो क्या करता है कि माला लेकर के जपते रहता है। जब उसको खाने के लिए कुछ शिकार करने में वो समर्थ नहीं होता है तो क्या करता है कि एक बूढ़ा बाघ जो बूढ़ा हो जाता है तो क्या करता है, उसको शिकार करने में असमर्थ हो जाता है, तो वो क्या करता है कि नदी के किनारे जा करके और माला लेकर के भगवान का नाम जपता है। और उसी को देख करके बोलता है,
उस बीच से लोमड़ी गुजर रही होती है तो पूछती है कि आप इतने धार्मिक कैसे हो गए, आप तो वध करते थे। तो बोला कि अब जीवन का अंतिम समय है और मैं अब शिकारी कार्य छोड़ दिया हूँ, इतना हत्या करके पाप लेने से क्या हो सकता है, अब हम क्या हो गए हैं, शिकार छोड़ दिए हैं, अब इसी तरीके से भगवान का नाम लेना है और जीवन को त्याग देना है। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है तो वो क्या कर देता है, लोमड़ी उस पर विश्वास करती है कि अब तो ये क्या हो गया, सुधर गया है, और उसके पास जाती है और उसको क्या कर देता है, वो खा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इससे क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति जिसका नेचर जैसा है वो अपने नेचर को नहीं छोड़ सकता, अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ सकता। बाघ है वो तो हिंसा करेगा ही, वो तो मारेगा ही। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी ज्ञानप्रद कहानियों के माध्यम से हमें क्या किया गया है कि ये बताने की और ये जागृत करने की कोशिश की गई है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी शिक्षाप्रद रचना किया गया था इस वास्तुकला या फिर स्थापत्य कला। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि वास्तुकला और स्थापत्य कला का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, वास्तुकला या फिर स्थापत्य कला, इसका संबंध जो है वो ये क्या बोल सकते हैं, बिल्डिंग्स के निर्माण से है। यानी कि जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, जैसे कोई भी मंदिर हो गया या फिर बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा किला निर्माण करना है, बहुत बड़ा महल बनाना है, तो इस तरीके के जो निर्माण होते थे, इस तरीके की बनाने की जो कला है, इन सारी चीजों का, उन सबको क्या बोलते हैं, स्थापत्य कला या फिर वास्तुकला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थापत्य कला या फिर वास्तुकला बोलते हैं। अब क्या करा है कि अब 400 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी के बीच वाला जो पीरियड था, इस पीरियड में यानी कि इस समय में कौन कौन सी ऐसे बिल्डिंग्स थे, कौन कौन से ऐसे मंदिर थे, उनका निर्माण कैसे हुआ, किन राजाओं ने किया, किन परिस्थितियों में किया, और साथ ही साथ उनका डिजाइन क्या था, किस शैली में बनाया गया था, उन सारी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्या करा है कि इस समय साहित्य के साथ साथ वास्तुकला के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल की गई। अब जहां कहीं पे भी ये एक वर्ड आएगा वास्तुकला, इसका मतलब समझ लेना है भवन निर्माण से है। वास्तुकला का मतलब किससे है, भवन निर्माण से या फिर मंदिर निर्माण से, ये बस समझना है। ठीक है, अब क्या करें कि इस समय बनाए गए बौद्ध विहार, अब देखो आगे आना बात, बौद्ध विहार या फिर मठ हो गया, आज भी विद्यमान है। यानी कि उस समय यानी कि 400 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी के बीच वाला जो टाइम पीरियड था, उसमें बहुत सारे बौद्ध विहार बनाए गए थे। अब ये बौद्ध विहार होते क्या है, तो ये हम लोगों ने पिछले जो चैप्टर्स है उनमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि बौद्ध विहार क्या होता है। ठीक है, जिसमें बौद्ध भिक्षु, जो बौद्ध साधु संत है वो लोग रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बौद्ध विहार बोलते हैं, और या फिर मठ बोलते हैं। हालांकि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया इस समय शुरू हुई थी, लेकिन मंदिरों के पर्याप्त अवशेष हमें नहीं मिलते हैं। यानी कि 400 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी के बीच का जो पीरियड था, उसमें मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन आज हमें मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। दक्षिण भारत में भी मठ और मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मंदिर निर्माण की शुरुआत गर्भगृह से होती थी। यानी कि अगर कोई मान लीजिए मंदिर बनाना है, मान लीजिए हमें कोई क्या करना है, मंदिर बनाना है, तो सबसे पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए हमें मंदिर बनाना है तो सबसे पहले इसका जो प्रक्रिया है वो कहां से शुरू होता था, गर्भगृह से होता था। गर्भगृह करने का मतलब क्या है कि जो मंदिर का बेसमेंट होता है, जो बेस बोलते हैं, जिसके ऊपर मंदिर खड़ा होगा, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं गर्भगृह। जहां पे भगवान का स्थान होता है, जहां पे मूर्तियां रखी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं, गर्भगृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भगृह। अब जो मंदिर का गर्भगृह होता था, वहां तक पहुंचने के लिए एक दालान होता था। दालान कहने का मतलब क्या है कि जो मंदिर का जो गर्भगृह, वहां से चारों तरफ का जो रास्ता होता था, उसको क्या बोलते थे, दालान बोलते थे। क्या बोलते थे, दालान। तो क्या करा है कि ये है मंदिर का गर्भगृह, और इससे पहुंचने के लिए क्या, इस दालान से होकर के गुजरना होता था। ठीक है, अब क्या करा कि जिसमें एक सभा से होकर गुजरना पड़ता था, और सभा भवन का द्वार देवढ़ी में निकलता था, और भवन के चारों ओर दीवार युक्त आंगन होता था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप कहीं भी मंदिर में गए होंगे तो देखे होंगे कि मंदिर के जो मेन मंदिर है, उसके चारों तरफ क्या होता था, दीवार युक्त आंगन होता था, और इस आंगन से चलकर छोटे छोटे मंदिर का निर्माण कर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की जाने लगी। इस समय के अधिकांश मंदिरों में शिखर नहीं बनते थे, लेकिन शिखर का निर्माण की शुरुआत भी इसी समय हो चुकी थी। यानी कि इस समय 400 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी के बीच वाला जो पीरियड था, इसमें मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और साथ ही साथ जो मंदिर के शिखर होते थे, मंदिर का शिखर कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये मंदिर है, ये एक मंदिर है, इसके ऊपर बनाया, तो ये इसका क्या कहलाएगा, शिखर कहलाएगा। तो पहले जो मंदिर होता था उसके शिखर नहीं होते थे, क्या नहीं होते थे, शिखर नहीं होते थे। लेकिन शिखर बनाने की भी जो प्रक्रिया है वो भी इसी पीरियड में यानी कि इसी समय में शुरू हो चुका था। मंदिर का निर्माण चबूतरे पर किया जाता था, और उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी, और मंदिर के द्वार और स्तंभ क्या होते थे, सुसज्जित होते थे। गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर झांसी। अब देखो, उत्तर प्रदेश जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। तो दशावतार मंदिर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ जिले में, और यह वैष्णव धर्म से संबंधित वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। और इस मंदिर के निर्माण में गुप्तकालीन स्थापत्य कला विकसित रूप दिखाई देता है। और मंदिर का शिखर 12 मीटर ऊंचा है, जो संभवतः मंदिर पर शिखर का निर्माण पहला उदाहरण है। इस मंदिर में 4 मंडप है जो चारों दिशाओं में है, और गर्भगृह जहां मूर्तियां रहती है के द्वार पर निर्मित जो स्तंभ है, निर्मित स्तंभ मूर्तियां का क्या है, अलंकृत किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, 4 द्वार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस तरीके से तो ये दशावतार मंदिर है, और ये दशावतार मंदिर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ जिले में है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें कि एरन में बड़ा और विष्णु के मंदिर है।
बड़ा अवतार आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा अवतार। और साथ ही साथ विष्णु के मंदिर कहाँ पे है, तो एरन में। और गुप्त काल में हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त बौद्ध विहारों और चैत्यों एवं स्तूपों का निर्माण हुआ है। सारनाथ में धामे का स्तूप का निर्माण ईंट से हुआ था और इसका आधार अन्य स्तूपों की तरह वर्गाकार न होकर के गोलाकार है और स्तूप की ऊंचाई 128 फुट है। इसमें अन्य स्तूपों की तरह चबूतरा नहीं है, यह धरातल पर ही निर्मित है और स्तूप के दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाएं रखने के लिए स्थान बने हुए हैं। यह कल्पना आकार एवं सजावट में उत्कृष्ट कोटि का है। तो आप अगर उत्तर प्रदेश सारनाथ जाइएगा घूमने तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारनाथ का स्तूप है, जो जहाँ पे सबसे पहले गौतम बुद्ध ने क्या दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। और धर्म चक्र प्रवर्तन करने का मतलब क्या है कि जब भगवान गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद उन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। इसीलिए यहाँ पे क्या बनाया गया है, एक स्तूप बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें कि इस काल के गुहा मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ नमूना उदयगिरी का गुहा मंदिर है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति वीरसेन ने बनवाया था। और इसे कौन बनवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सेनापति था, जिसका क्या नाम था, वीरसेन, उसने क्या बनाया था, उदयगिरी का गुहा मंदिर। इसके भीतर एक गर्भगृह तथा उसके सामने मंडप है। और देखो गुहा भगवान विष्णु को बोला गया है। किसको बोला गया है, भगवान विष्णु को। तो ये जो मंदिर है वो किनसे रिलेटेड है, भगवान विष्णु से। इसमें वराह अवतार को वराह अवतार की जो विशाल मूर्ति है उसकी उसका उत्कीर्णन है और दीवारों पर अलंकरण एवं पच्चीकारी भी की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उदयगिरी का जो गुहा मंदिर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता, जैसे अगर देखे जाए तो बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता, बाघ एवं सीतन वासल की गुफाएं महत्वपूर्ण है। ये गुफाएं काफी लंबी है। पहले की गुफाओं के विपरीत इस काल की जो गुफाएं अलंकृत मिलती है और गुफा में बौद्ध धर्मावलंबी पूजा करने के लिए आते थे। तो अलंकृत कहने का मतलब क्या है, अलंकृत कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए डिजाइन बनाया हुआ है, यानी कि जितने भी जो गुफा मंदिर है इन सब में क्या बनाया हुआ है, डिजाइन बनाया हुआ है, जिसको क्या बोला जा रहा है, अलंकृत किया गया है, यानी कि सजाया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं मूर्ति कला, यानी कि इस समय मूर्ति कैसे बनाया जाता था। तो देखो मूर्ति कला के क्षेत्र में 4वीं से 7वीं सदी के बीच मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। यानी कि मथुरा में, सारनाथ में और पाटलिपुत्र में जो मूर्ति बनाने का केंद्र था, यानी कि यहाँ पे ज्यादातर जो मूर्तियों का निर्माण होता था। और कुषाण कालीन मूर्तियों में जहां शरीर के सौंदर्य का निरूपण किया गया था, वहीं गुप्त काल में मूर्तिकारों ने मोटे वस्त्र सज्जा का प्रदर्शन किया। यानी कि ये भी आपको समझना है कि आप कोई ऐसी मूर्ति देखते हैं कि मूर्ति में ही ऐसा बनाया हुआ रहता है कि आपको दिखेगा कि ये कपड़ा पहने हुए हैं। लेकिन जो कुषाण कालीन मूर्तियां बनती थी उसमें शरीर को ज्यादा दिखाया जाता था, कपड़े कम होते थे और शरीर ज्यादा दिखते थे। लेकिन जो गुप्त कालीन मूर्तियां बनी उनमें कपड़ों का ज्यादा, यानी कि मोटे वस्त्र और सज्जा का प्रदर्शन ज्यादा किया गया। यानी कि इस तरीके से मूर्ति बनाई गई कि आप देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि अच्छा ये बहुत सारे आभूषण पहने हुए हैं। बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं जिसमें आप देख सकते हैं मूर्तियों के सुसज्जित आभा मंडल बनाए गए, देवी देवताओं को मानव का रूप दिया गया। और इस काल की मूर्ति कला पर गांधार शैली की अपेक्षा मथुरा शैली का अधिक प्रभाव था। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पढ़े थे मूर्ति कला के बारे में कि गांधार मूर्ति कला है, मथुरा शैली है, गांधार शैली है। मूर्ति निर्माण करने का अलग अलग शैली है, जिसमें क्या है, गांधार शैली हो गया, मथुरा शैली हो गया, इस तरीके की शैलियां हैं। तो उन शैलियों के आधार पे, तो अगर गुप्त काल की बात की जाए तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा जो मूर्ति बनाई गई थी वो किस शैली में बनाई गई थी, तो मथुरा शैली में बनाई गई थी। किसमें बनाई गई थी, मथुरा शैली में। और इस काल में बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ विष्णु की भी मूर्तियां बनाई गई। ठीक है, विष्णु की यह प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ के दशावतार मंदिर में है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर आराम की मुद्रा में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान विष्णु है और ये शेषनाग, यहाँ पे शेषनाग है और शेषनाग की सैया पे क्या है, बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे क्या करा है कि ये कुंडल, मुकुट, माला, हार, कंगन आदि से सुशोभित है। इनके एक और शिव और इंद्र की मूर्ति है। समीप में दशा क्या है कि 2 शस्त्रधारी पुरुष है, कार्तिकेय मयूर परासीन है और नाभि से निकले कमल पर चारों ओर 4 मुख वाले ब्रह्म विराजमान है। लक्ष्मी पैर दबा रही है और काशी से गोवर्धन पर्वत को गेंद के समान उठाए श्री कृष्ण की भी मूर्ति इसी में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो इस काल की बौद्ध मूर्तियों में सजीवता एवं मौलिकता दिखाई देती है और भगवान बुद्ध के मूर्ति के बाल घुंघराले, उनके आभा मंडल अलंकृत और मुद्राओं में विविधता है। इस काल की मथुरा संग्रहालय की बुद्ध मूर्ति एवं सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की मूर्ति जो 7.5 फीट ऊंची है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि इस पीरियड में इन सारी चीजों का निर्माण किया गया था, इन सारी चीजों को बनाया गया था, इन सभी मूर्तियों को। आगे अगर देखा जाए चित्रकला के बारे में, तो देखो लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे, चित्रकारी भी करते थे। उस समय तो ऐसा नहीं था कि मोबाइल लिया और फोटो खींच लिए, फोटोग्राफी कर लिए, वीडियो कैमरा है या फिर कैमरा है फोटो खींचने के लिए, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं था। साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो उस समय के लोग क्या करते थे, तो उस समय के लोग पेंटिंग्स करते थे। क्या करते थे, फोटो कैसे बनाते थे, पेंटिंग्स करके। तो देखो इस काल के चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण अजंता की गुफाओं में मिले भित्ति है, यानी कि दीवारों के ऊपर जो पेंटिंग्स है अजंता की गुफाओं में। इनमें 3 तरह के चित्रों की प्रधानता है। प्रथम गुफा की छत एवं कोने को सजाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य जैसे वृक्ष, पर्वत, नदी, झरने, पशु पक्षी तथा रिक्त स्थानों को भरने के लिए अप्सराओं, गंधर्वों एवं यज्ञों का चित्रण किया जाता था। द्वितीय बुद्ध एवं बोधिसत्व के चित्र, तृतीय जातक कथाओं में वर्णित दृश्य है, यानी कि इन सभी चीजों का दृश्य का प्रदर्शन किया जाता था। अजंता के चित्रों में रंगों का बड़ा ही सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। इन चित्रों में अपने बालक के साथ
अंधे तपस्वी माता पिता प्रसन्न क्या मरणासन राजकुमारी ज्ञान की प्राप्ति के बाद यशोधरा और राहुल का मिलन आदि है। इन सभी चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है। आगे आप देख सकते हैं कि अजंता की चित्रकारी में जहां धार्मिक दृश्यों की प्रधानता है, वहीं बाघ की गुफाओं में सांसारिक लौकिक विषयों का चित्रण है। और देखो जितने भी पेंटिंग्स होते थे उनका अलग अलग थीम्स होता था। जैसे मान लीजिए कि धर्म के ऊपर बनाना है, समाज के ऊपर बनाना है, राजनीति के ऊपर बनाना है, किस क्षेत्र प्रकृति के ऊपर बनाना है, तो इनका अलग अलग थीम होता था और उसी के ऊपर क्या करते थे लोग बनाते थे। और अब क्या करके इन चित्रों से उस समय की वेशभूषा, केश सज्जा और अलंकरण सामग्री की जानकारी मिलती है। यहाँ का सबसे जो महत्वपूर्ण चित्र संगीत एवं नृत्य से संबंधित है और भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ चित्र हैं, लेकिन अधिकांश चित्र धार्मिक विषयों से हटकर जैसे नृत्य हो गया, गान हो गया, राजकीय जुलूस, हाथी दौड़, शोकाकुल युवती आदि की है। और इन सभी चित्रों को राजकीय संरक्षण में बनाया गया। जिन शिल्पकारों के द्वारा ये चित्र बनाए गए उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, उन्हें बनाने में काफी धन खर्च किए गए होंगे। उपरोक्त चित्रों के अतिरिक्त सिक्कों पर भी चित्रकारी की गई है और जिन्हें आप पिछले अध्याय में देख चुके हैं। इन सिक्कों में चंद समुद्रगुप्त, बिनाबादक एवं व्याघ्र प्राक्रमांक के रूप में दिखाया गया है। हम लोगों ने देखा था कि सिक्कों के ऊपर भी क्या किया जाता था, बहुत जो भी राजा होते थे उनका चित्र बनाया जाता था उन सिक्कों के ऊपर। अगर देखा जाए तो उस समय के मंदिरों के दरवाजे पर जो स्तंभ है उन पर भी देवी देवताओं के चित्रों को बड़े ही सजीव ढंग से उकेरा गया है। अब बात कर लेते हैं विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में 7वीं सदी से लेकर के चौथी सदी से लेकर के 7वीं सदी के बीच का जो टाइम था उसमें विज्ञान कहाँ तक विकसित हुआ था। तो देखो चौथी सदी के बीच विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इस समय आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम एवं परमगुप्त जैसे गणितज्ञ और ज्योतिष विद्या के विद्वान हुए। आर्यभट्ट इस काल के महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने शून्य की संख्या के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया। उन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है, इसका छाया चंद्रमा पर पड़ती है जो ग्रहण लगता है। इनकी रचना आर्यभट्टीय है। इनकी कर्मभूमि बिहार में पटना के नजदीक तरेगना मसौढ़ी नामक स्थान पर थी। यानी कि सोच के देखो आर्यभट्ट कहाँ के थे, पटना के, ये मसौढ़ी के थे, तरेगना के। ठीक है, आगे देखा जाए तो आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इस काल में मनुष्यों के साथ साथ जानवरों की भी चिकित्सा होती थी और नागार्जुन रसायन शास्त्र एवं धातु विज्ञान के जानकार थे। इन्होंने सोना, चांदी, तांबा आदि के प्रयोग से रोगों के इलाज का उपाय बताया। इस काल में धातु संबंधी ज्ञान की भी अच्छी प्रगति हुई और इस तकनीक के विकास से शिल्प समुदाय का सराहनीय योगदान था। और जैसा कि हमने चैप्टर 12 में देखा था कि धातु कला के मुख्य अवशेष कुतुब मीनार के परिसर में मेहरौली का लौह स्तंभ है। इसमें ऐसी तकनीक का प्रयोग हुआ है कि आज तक यह जंग से सुरक्षित है। सोच के देखो कि आज जितना कुछ भी मान लीजिए कोई भी चीज लोहे का वस्तु अगर ऐसे ही इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाए, मतलब खुले में छोड़ देते तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। या फिर कोई बड़े से बड़े बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं या फिर लोहे से बनी कोई वस्तु अगर बनाई जाती है तो उसमें जंग लग जाता है और वो तुरंत नष्ट हो जाता है। लेकिन जो कुतुब मीनार के पास जो मेहरौली का जो ये है फीट है, प्रतिमा है, मूर्ति है, वो भी क्या है, धातु से बना हुआ था। और ये जो पिलर है मेहरौली वाला, वो उसमें आज तक जंग नहीं लगा है। तो सोच के देखो कि उस समय विज्ञान कितना डेवलप हो चुका था। और क्या करा है कि भागलपुर जिले बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध के 7.5 फीट की प्रतिमा जो मूर्ति है वो भी धातु विज्ञान का उत्तम नमूना है। यह लगभग 1 टन की है और धातु विज्ञान के प्रगति सिक्कों और मोहरों के निर्माण में देखने को मिलती है। और इस काल के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट की सुंदर तकनीक का प्रयोग किया गया था। तत्कालीन धातु कला का ज्ञान हमें उस समय के आभूषणों से भी मिलते हैं, यानी कि लोग किस तरीके के आभूषण बनाते थे, पहनते थे, उन सारी चीजों का भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो समाज था चौथी सदी से लेकर के 7वीं सदी के बीच वाला, उसमें कितना जो ये विज्ञान है और समाज है, या तो वास्तुकला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में या फिर साहित्य के क्षेत्र में कितना आगे था। इन सारी चीजों का हम लोगों ने विश्लेषण किया।